Hello guys and welcome back to my channel सिर्फ IAS। तो हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे थे हमारे चैप्टर नंबर 6 पब्लिक सिविल सर्विस वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। ये उसका पार्ट 2 है। कोशिश रहेगी इस पार्ट 2 में चैप्टर कंप्लीट हो जाए। अगर नहीं होता है तो पार्ट 3 आएगा, अदरवाइज मेरी पूरी कोशिश है पार्ट 2 में ये कंप्लीट हो जाए। तो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। आइए शुरुआत करते हैं। तो हमने यहाँ पे छोड़ा था, हमारा नेक्स्ट टॉपिक था यहाँ पे इफेक्ट्स ऑफ नेचुरल पॉजिटिव एंड सिविल लॉस। तो पहले हमने सारे लॉज आपको बताए थे इसके पहले वाले लेक्चर में कि नेचुरल लॉज क्या होते हैं, पॉजिटिव लॉज क्या होते हैं, सिविल लॉज क्या होते हैं। अब हम आज बताएंगे क्या होता है इसका इफेक्ट। तो देखिए, जो नेचुरल लॉ होते हैं, पहला वाला चैप्टर, पहली चीज तो पहला पार्ट रेफर करके आइएगा, पार्ट 1 देख कर आइएगा, नहीं तो बीच में एकदम से आ जाएंगे तो बीच का वो जो रिदम है वो आपका भी टूटेगा और आपको भी समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, यहाँ पे जो नेचुरल लॉ है उसके कुछ दो इफेक्ट होते हैं, है ना। ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर उसके दो इफेक्ट होते हैं। पहला ये कि नेचुरल लॉ ना ही सिर्फ हमें बताता है कि क्या सही है और क्या नहीं, है ना, उसके साथ साथ ये हमारे ऊपर कुछ मॉरल ऑब्लिगेशन भी लगाता है। मतलब कि अच्छा काम करो, खराब चीजों को तुम अवॉइड करो, गलत चीजों को अवॉइड करो, है ना। मॉरल ऑब्लिगेशन क्या होती है? मॉरल ऑब्लिगेशन जो होती है ये एक ज़रूरत होती है जिसमें हम जो है वो कुछ ये कह सकते हैं कि कैरी आउट करते हैं समथिंग कमांडेड बाय लॉ, वी मस्ट ओबे, है ना। कुछ चीज़ें ऐसी कि भैया हम जो लॉ से कमांड है और हमें वो करनी ही है। तो नेचुरल लॉ जो है वो मॉरल ऑब्लिगेशन लगाता है सारे ह्यूमन बींग्स के ऊपर, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हों, किसी भी रेस के हों, किसी भी सेक्स के हों, है ना, किसी भी कास्ट के हों, कुछ भी हो, है ना, कि भैया तुम अपना अपने जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो जरूर करो। जो दूसरा इफेक्ट है वो आपका फॉलो करता है फ्रॉम द नोशन ऑफ ऑल लॉस, है ना। पहला इफेक्ट तो मैंने बता दिया। दूसरा ये है कि यहाँ पे पेनाल्टीज हैं, है ना, सैंक्शन अटैच है नेचुरल लॉ से। अगर है ना, अगर आप नेचुरल लॉ को ओबे करते हो तो आपको फायदा मिलेगा, आपको रिवॉर्ड दिए जाएंगे, आपको प्रेज करा जाएगा, है ना। और अगर आप डिसओबे करते हो तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। तो हमने यहाँ पे बात करी सब नेचुरल लॉस के बारे में। अब पॉजिटिव लॉ की तरफ चलते हैं। तो पॉजिटिव लॉ देखिए नेचुरल लॉ के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। और ये नेचुरल लॉ को क्लियरिटी देते हैं, क्लैरिफाई करते हैं, है ना, जैसे कि हमने पुराने वाले लेक्चर्स में पढ़ा है। यहाँ पे ऑब्लिगेशन है पॉजिटिव लॉस को ओबे करने की, ठीक है। पॉजिटिव लॉस को ओबे करने की यहाँ पे ऑब्लिगेशंस है। और ये जो मॉरल ऑब्लिगेशंस हैं ये आपका इस अजम्पशन पे है कि जो पॉजिटिव लॉस हैं, है ना, वो कंफर्म है टू नेचुरल लॉस और डू नॉट कमांड व्हाट नेचुरल लॉ फॉरबिड्स और फॉरबिड व्हाट नेचुरल लॉ कमांड। समझिएगा, यहाँ पे जो आपका ये जो मॉरल ऑब्लिगेशन है ना, ये रेस्ट करती है ऑन द अजम्पशन दैट पॉजिटिव लॉस कंफर्म टू नेचुरल लॉ। पॉजिटिव लॉ जो है वो कंफर्म करता है। यहाँ फिर समझिए एक बार को, यहाँ चीजें क्लियर कर लीजिए। जो मॉरल ऑब्लिगेशन है ये इस अजम्पशन पे है कि जो पॉजिटिव लॉ है, ये वाला जो पॉजिटिव लॉ है ये कंफर्म करता है नेचुरल लॉ को, है ना। और ये वो चीजें नहीं कमांड करता जो नेचुरल लॉ जो है वो रोकता हो, फॉरबिड करता हो, या वो चीजें फॉरबिड नहीं करता जो नेचुरल लॉ जो है वो कमांड करता हो, ठीक है। ये दोनों एक तरीके से कह सकते हो आप आपस में मिले जुला सरकार चल रही है, क्लैरिफाई करता है ये नेचुरल लॉ को। फिर बात आई सिविल लॉस के बारे में। तो जब आप सिविल लॉस को ओबे करते हो तो इसकी जो ओबेइंग है ये आपका इस अजम्पशन पे है कि यहाँ पे एक लॉफुल गवर्नमेंट है, एक लॉफुल गवर्नमेंट है जिसमें एक प्रॉपर अथॉरिटी है ना, एक प्रॉपर गवर्नमेंट है और उसकी एक प्रॉपर अथॉरिटी है जो कि लॉ को इनैक्ट करती है। क्लियर है? तो ये यहाँ पे एक बात है। और यहाँ पे एक बात ये है कि जो लॉज हैं जो कि मतलब फिर समझिए जो अगर आप ओबे करते हो नेचुरल लॉज को तो इस बात इस असम्पशन पे जो है ये रेस्ट करता है दैट देयर इज अन लॉफुल गवर्नमेंट, है ना। यहाँ पे एक लॉफुल गवर्नमेंट, इसमें प्रॉपर अथॉरिटी है जो लॉ को इनैक्ट करती है, ठीक है। दैट द लॉज आर नॉट कॉन्ट्रारी टू नेचुरल लॉ, दैट द सिविल लॉज आर मॉरली पॉसिबल टू ओबे, ठीक है। ये कॉन्ट्रारी नहीं है नेचुरल लॉ से। और ये सिविल लॉज जो है ये यहाँ पे क्या है कि ये मॉरली पॉसिबल है ना, मॉरली हमारे लिए पॉसिबल है इनको ओबे करना। दैट दे आर फॉर द कॉमन गुड एंड दैट द लॉफुल अथॉरिटी हैज सफिशिएंसी प्रोमलगेटेड इट। मतलब क्या है, ऐसे लॉज यहाँ सिविल लॉज बनाए गए हैं जो सबके हित के लिए हैं,
है ना, सबके हित के लिए हैं और एक हिसाब से मॉरली करेक्ट भी हैं, और इनको फॉलो करना एक तरीके से सबके लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि ये सबके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इस वजह से जो अथॉरिटी है जिसने लॉ बनाया है उसने इसको जो है वो ऑर्डर दिया है कि हाँ भाई इसको इम्प्लीमेंट करा जाए। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन जो है एब्सेंट है, अगर इनमें से जितनी भी मैंने आपको चीज़ें बताई, अगर उसमें से कोई भी चीज़ नहीं प्रेजेंट है, तो सिटीजन यहाँ पे इनको ज़रूरी है कि वो ना इस ऐसे कोई पर्टिकुलर सिविल लॉ को ओबे ना करें। ठीक है, मतलब यहाँ पे सबके हित के लिए लॉ होना चाहिए, सबका भला होना चाहिए इन सारे लॉज से। ठीक है, तो ये एक आर्ग्यूमेंट है जो सिविल डिसोबीडियंस को फेवर करता है। हालांकि कुछ डिसोबीडियंस जो होती हैं वो इलीगल भी होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, पनिशमेंट हो जाती है। ठीक है, अगर आप सपोज करो कि भाई ऐसी कोई भी चीज़ है, एक लॉ है, इसको हम क्लियर कर दें तब आगे बढ़ें। तो देखिए कोई सिविल लॉ है, वो सबके लिए अच्छा है, ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा कोई लॉ बना जो सबके लिए अच्छा ना हो, तो किसी इंसान ने क्या करा, ऐसे लॉ को मानने से इनकार कर दिया या इसके खिलाफ कोई काम कर दिया, ठीक है, तो सिविल डिसोबीडियंस हो गई, है ना। तो चलो ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट निकल के आया। लेकिन अगर मान लो कि लॉ सही था और किसी ने कहा नहीं नहीं ये नहीं सही है और सिविल डिसोबीडियंस करी, तो हाँ, तो उसको पनिशमेंट जरूर मिलेगी। ठीक है, अब एक नेक्स्ट दूसरा टॉपिक समझते हैं हम कंसाइंस के बारे में। कंसाइंस, अ सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे देखिए, मैंने बताया कि कुछ पहले पुराने लेवल लेक्चर में मैंने बताया था, एक हमारे, हम मनुष्य हैं, हम इंसान हैं, एक हमारे अंदर की आवाज़ बोलती है कि क्या सही है क्या गलत, एक बाहर जो लॉज है उनके बेसिस पे हम समझते हैं क्या सही है क्या गलत। ठीक है, तो कंसाइंस क्या आती है, कंसाइंस आपके ह्यूमन बीइंग के अंदर आती है ना। ठीक है, मॉरल एक्शंस जो उसके दिखाती है, मतलब पर्सनल अवेयरनेस, क्या सही है क्या गलत, जो हमारा हमारी सोल बोलता है, हमारी अंतरात्मा बोलती है ना, कि भैया हमें क्या सही है क्या गलत है। अगर हमसे कोई कहे जाओ मर्डर कर दो जाके, तो हम अपने मन में क्या कहेंगे, नहीं यार ये गलत है ना। तो पर्सनल एथिक्स ये जो है यहाँ आती है। तो देखिए, ये हमने तो समझ लिया कंसाइंस क्या है ना। तो ये कोई, अब देखें कि अगर हम यहाँ पे डिओंटोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें, ये क्या टर्म है जो मैंने अभी यूज करा है, प्लीज इसे स्टार्टिंग से आप सीरीज रेफर करते आइएगा, तो आपको वहां सब कुछ मिलेगा, है ना। अब यहाँ पे वीडियो लंबा करने का कोई मतलब नहीं है, तो हमने वहाँ सब समझाया है सारे पर्सपेक्टिव क्या है। तो यहाँ पे जो डिओंटोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है उसके हिसाब से जो कंसाइंस है वो जजमेंट है। उन्होंने कहा कि कंसाइंस एक जजमेंट है ना, कि एक इंटेलेक्चुअल इंसान एक जज कर रहा है चीज़ें क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, उनके हिसाब से ये कोई फीलिंग या इमोशन नहीं है, बट ये एक इंटेलेक्चुअल डिसीजन है ना। ये डिसीजन है कि एक पर्टिकुलर एक्शन आपने कैसे करा है ना। ये एक प्रैक्टिकल जजमेंट है कि भैया देखो, हमने जो पुराने एक्शन करे हैं या हम कोई आसपास हमने कुछ चीज़ें देखी हैं, उस बेसिस पे जो है हम जज करते हैं कि ये सही है ये गलत है। अगर हम कंसाइंस की बात करें तो ये लॉ से डिफरेंट है। अगर हम लॉ और कंसाइंस को मिलाएं तो ये लॉ से डिफरेंट आपको देखने को मिलेगी। लॉ एक रूल हो जाता है ना, कि भैया देखो ये अगर आप करोगे तो ये गलत है या ये आप करोगे तो सही है। भैया का कंसाइंस क्या है, ये एक स्पेसिफिक एक्शन का रूल है, आपकी अंतरात्मा क्या करती है, आपका मन क्या कहता है। तो हमने यहाँ पे कंसाइंस को क्लियर कर लिया, कंसाइंस का टॉपिक पे तो इजी सा है, बस हमने इलैबोरेट कर दिया। अब हम देखिए अकाउंटेबिलिटी एंड एथिकल गवर्नेंस की बात करते हैं। तो देखिए अकाउंटेबिलिटी और एथिक्स ये काफी आसपास में रिलेटेड है। ठीक है, अगर अकाउंटेबिलिटी है चीजों की, अकाउंटेबिलिटी क्या है, भाई देखो कि भैया तुमने कोई काम करा तो तुम उसके लिए जिम्मेदार हो, है ना, जिम्मेदार भी हो साथ में आंसरेबल भी हो, है ना, चीजों को तुम प्रेजेंट भी करोगे, तुमने क्यों करा, किस लिए करा, कि ऐसे करा। ठीक है, तो इफेक्टिव अकाउंटेबिलिटी से क्या होता है कि एथिकल स्टैंडर्ड आप पा सकते हो गवर्नेंस सिस्टम में। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई लेजिस्लेटिव या फिर पार्लियामेंट्री कंट्रोल है ना, तो आप वहाँ डिबेट कर सकते हो, आप क्वेश्चन कर सकते हो, कमेटी वगैरह प्रोवाइड कर सकती हैं कुछ अपॉर्चुनिटी लोगों को कि भैया तुम अपनी आवाज़ उठाओ, है ना, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं। तो एथिक्स के इश्यूज जो हैं, मोरालिटी जो कि गवर्नेंस सिस्टम में है, तो वो सारे के खिलाफ आप आवाज़ उठा लोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि अकाउंटेबल हो जाएंगी चीज़ें। और अगर एक बार को अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे प्रॉपर मेंटेन रहेगी, तो एथिकल एक अच्छी गवर्नेंस तो रहेगी। भाई कोई गलत काम हुआ, लोग खड़े हो गए आवाज उठा के, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो काम सही होगा। अब सही के लिए होगा तो वो एथिक्स के अंदर आएगा। ठीक है, तो अगर हम एथिक्स को देखें तो एथिक्स एक आप कह सकते हो एक सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है का एक फॉर्म है। ठीक है, आप कह सकते हो अपने आप को चेक करना, इनर चेक है ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। और सेल्फ अकाउंटेबिलिटी हो चाहे एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी आप कह लो, ये भी मिले जुले हैं, है ना। वही जगह जो एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी, बाहर की अकाउंटेबिलिटी, उसमें एक्सपेक्टेशन आ जाती है सेल्फ अकाउंटेबिलिटी से,
है ना? तो यहाँ पे कुछ नॉर्म्स हैं, टाइम टेस्टेड नॉर्म्स हैं आपके मॉरल जो डिटरमाइन करते हैं मॉरल कंडक्ट के कि किस तरह की सेल्फ अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, है ना? क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ भी देख ली अकाउंटेबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। अब हम अकाउंटेबिलिटी का ही टॉपिक पढ़ लेते हैं। तो अकाउंटेबिलिटी क्या है? एक ऐसी स्टेट है या एक ऐसी क्वालिटी है जिसमें अकाउंटेबल होता है इंसान। मैंने बताया है ना कि मतलब भैया की रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता है, भाई तुमने कोई काम बैठ के करा है तो तुम उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तुमसे एक इंसान पूछ सकता है, पब्लिक पूछ सकती है कि भाई तुमने क्यों करा, कैसे करा, कहाँ करा, है ना? तो अकाउंटेबिलिटी तो समझ ही रहे होंगे, है ना? कि मतलब आंसरेबिलिटी आपकी है, ऑफिशियल्स की आंसरेबिलिटी है, उनके डिसीजन जो उनके एक्शन लिए गए हैं उस पे वो अकाउंटेबल हैं। समझ में आई बात? लाइबिलिटी जिसे कहते हैं। तो देखिए मजबूती तो है ही अकाउंटेबिलिटी अगर है बढ़िया तो ट्रांसपेरेंसी तो होगी ही प्रोग्राम में। अगर मान लो किसी ऑफिसर ने कोई काम करा, सपोज यहाँ पे उसने कोई एक काम करा, अब बंदे से पूछा जा रहा है तुमने ये काम क्यों किया, उसको वो कह रहा है अरे हटो हम बताएंगे ही नहीं, तो कैसे ही जो है चलेगा? अगर ये बताएगा इसको पनिशमेंट भी अगर मिल सकती है, गलत किया इसने सही करा अगर इसने तो रिवॉर्ड भी मिल सकता है, पब्लिक को आंसरेबल है, तो ट्रांसपेरेंसी है चीज़ों में, बिल्कुल सफाई है, कोई दिक्कत नहीं, तो चीज़ें अच्छी रहेंगी। समझ रहे हैं? तो ऐसा वाला सीन। अब दिमाग में आया होगा क्या डायमेंशंस होते हैं अकाउंटेबिलिटी के। तो देखिए कुछ वैल्यूज होती हैं जो कि इन्वॉल्व होती हैं अकाउंटेबिलिटी में। ये डेमोक्रेसी हो गई, जैसे जैसे हमारा जो है ही है, ठीक है, एफिशिएंसी हो गए, एथिक्स हो गए। तो एक एडम वोल्फ है, एडम वोल्फ ने यहाँ पे एक्नॉलेज करा है कि 5 तरह के डिसीजन जो है वो लेकर आते हैं कॉन्सेप्ट अकाउंटेबिलिटी का। जैसे कि होता है एक लीगल डायमेंशन, लीगल डायमेंशन मतलब रूल ऑफ लॉ जो कि चलता ही है, ठीक। फिजिकल डायमेंशंस जैसे कि यूज ऑफ पब्लिक फंड्स, है ना, पैसा कितना, पब्लिक के पैसे को कितना तुमने यूज करा है, ठीक है, तो ये फिजिकल फिजिकल डायमेंशन हो गया। फिर पॉलिसी एंड परफॉर्मेंस डायमेंशन में आता है, जैसे कि अपने जो भी टारगेट गोल्स हैं वो तुमने मीट करे, जो कि तुमने प्रॉमिस करा था, है ना, जो कि पूरे होते वादे वाला हिसाब किताब, है ना, प्रोमिसेस और एक्सपेक्टेशंस तुम्हारी तुमने पूरी करी। उसके बाद आपके माइंड में आया डेमोक्रेटिक डायमेंशन। तो डेमोक्रेटिक डायमेंशन जो है इसमें क्या है कि भाई आपने इन्फॉर्म करा, आपने कंसल्ट करा लेजिस्लेचर्स को, है ना, सिटीजन से कंसल्ट करा, है ना। तो मतलब डेमोक्रेटिक डायमेंशन क्या है कि भैया, तो लेजिस्लेचर जो है, लेजिस्लेचर जो है वो सिटीजन्स वगैरह से कंसल्ट कर रहे हैं, या मतलब जो है आपने प्रॉपर सिटीजन से लेजिस्लेचर का सबको कंसल्टेशन चल रहा है। डेमोक्रेटिक में क्या है, जनता का आपने जनता को आपने इग्नोर नहीं करा, ठीक है, वहां पे भी आपने उनका भी पर्सपेक्टिव लिया। फिर आखिरी में आता है एथिकल डायमेंशन, जिसमें यह कि आपका आता है कि आप बिहेव कर रहे हो कोड ऑफ एथिक्स के हिसाब से, है ना, मॉरल स्टैंडर्ड आप फॉलो कर रहे हो। तो सारे डायमेंशन जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, हर दिन के कामों में एग्जिस्ट करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, ताकि अच्छे से अच्छा काम हो, ठीक है। अब बात करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी की। तो देखिए जो अकाउंटेबिलिटी है इसको आप कंफ्यूज मत करो रिस्पॉन्सिबिलिटी से, है ना। अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग चीज है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? पब्लिक सर्वेंट की रिस्पॉन्सिवनेस पब्लिक को लेके, है ना, जो भी मेथड वो प्रोसीजर वो भी फॉलो कर रहा है ना, तो उसमें क्या है कि भाई वो रिस्पॉन्सिबल है कि भैया जो भी काम कर रहा है वो पब्लिक को लेके उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी जिम्मेदारी क्या है, समझिएगा मेरी बात को, उसकी जिम्मेदारी क्या है। और यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी क्या है? अकाउंटेबिलिटी जो उसने काम करा है उसके लिए वो आंसरेबल है। तो ये दोनों फ़र्क हैं, बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज में है, हम आपको बताते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भैया आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी फैमिली की तरफ क्या है? हुँ, जो भी आप काम कर रहे हो तो उसकी आप उससे कितना जो है वो आपकी ज़िम्मेदारी क्या है लोगों को लेके या जिसको लेके भी, हुँ? और अकाउंटेबिलिटी क्या है? जो आपने काम किया है उसके लिए आप आंसरेबल हो। तो ये शब्द हैं बहुत ही ईज़ी और आप समझ गए होंगे। अब अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक का व्यू क्या है अकाउंटेबिलिटी को लेके, तो वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पे 2 तरह के बहुत ही बड़े लेवल पे 2 तरह की अकाउंटेबिलिटी निकाली है। एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो। तो माइक्रो जानते हैं आप, छोटे लेवल हो गया, माइक्रो क्या मतलब हो गया, एज़ अ होल हो गया। अब डिस्कस करें अगर हम माइक्रो अकाउंटेबिलिटी को, तो देखिए माइक्रो अकाउंटेबिलिटी ये क्रिटिकल रहती है, स्पेशली गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्स है गवर्नमेंट का, है ना, कि भई क्या ज़रूरत है पब्लिक को, है ना, जिसके लिए सर्विसेज़ दी जा रही हैं। तो जो कॉन्सेप्ट है आपके एग्जिट के और वॉइस के, एग्जिट EXIT, एग्जिट मतलब निकलना, और वॉइस VOICE आवाज, है ना। तो ये जो है वो इनको यूज करा जाता है इंपॉर्टेंस जानने के लिए माइक्रो अकाउंटेबिलिटी की। तो देखिए जैसे हम आपको एग्जांपल देके समझाते हैं।
एग्जाम्पल ये है कि कंपटीशन या फिर स्कोप जो कि पब्लिक के लिए है, टू एग्जिट व्हेन डिससेटिस्फाई विद द सर्विस may have a salutary effect on the agency concerned by reducing its revenue and then by making the careers of pay of the staff less secure। या आप बुक में एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब एक एग्जाम्पल ये कह रहा है कि पब्लिक को अगर कोई सर्विस समझ में नहीं आई तो उसने क्या करा, वहां से निकल लिया। ठीक है, तो जो एजेंसी वो सर्विस प्रोवाइड कर रही थी तो उसने क्या करा कि अब उसका रेवेन्यू कम हो गया, तो उसके स्टाफ की जो सैलरी थी वो क्या हो गई, वो अब कम हो गई, तो स्टाफ भी ऑब्वियस सी बात है कि निकाला जाएगा, तो वो लेस सिक्योर हो गई, है ना। तो ये हमने बात करी यहाँ पे एग्जिट वाला जो इनका कॉन्सेप्ट है। और वॉइस वाला कॉन्सेप्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, तो वॉइस ये है पार्टिसिपेशन पब्लिक का जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकता है क्वालिटी या फिर वॉल्यूम सर्विस की थ्रू सम फॉर्म ऑफ आर्टिकुलेशन ऑफ प्रेफरेंसेस ऑन डिमांड। ठीक है, मतलब डिमांड करा पब्लिक ने तो सर्विस उस हिसाब से चेंज होने लगी, तो आवाज उठाना। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी यहीं पे बढ़ जाएगी। समझ रहे हो? अगर वॉइस जो है पब्लिक एजेंसी की ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होगी पब्लिक की डिमांड्स को, तो वर्ल्ड बैंक यहाँ पे लेकर आता है कुछ तरीके कि कैसे आप एग्जिट को और वॉइस को बढ़ा सकते हो, है ना, आपका सर्विस डिलीवरी के टाइम पे, है ना। तो अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी और आपका सर्विस डिलीवरी सिस्टम बढ़ेगा। तो ये सारी माइक्रो अकाउंटेबिलिटी की हमने बात करी। अब अगर हम बात करेंगे मैक्रो अकाउंटेबिलिटी की, तो देखिए वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पे मैक्रो अकाउंटेबिलिटी को दो डायमेंशन में यहाँ पे स्टेट करा है। पहला आपका फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, मैक्रो अकाउंटेबिलिटी समझ रहे हैं बड़े लेवल पे, तो ये फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, और दूसरा आपका अकाउंटेबिलिटी ऑफ फॉर ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी एक हो गई और एक अकाउंटेबिलिटी हो गई जो पूरी ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती है। तो देखिए फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी में आपका जो इन्वॉल्व हो रहा है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक डॉक्यूमेंट ने आइडेंटिफाई करा है कि एक प्रॉपरली फंक्शनिंग गवर्नमेंट अकाउंटिंग सिस्टम हो, एक ऐसा गवर्नमेंट अकाउंटिंग सिस्टम हो जो अच्छे से प्रॉपरली फंक्शन कर रहा हो। ठीक है, ताकि यहाँ पे एक अच्छा सा इफेक्टिव एक्सपेंडिचर कंट्रोल हो, कैश का मैनेजमेंट बढ़िया हो, एक एक्सटर्नल ऑडिट सिस्टम हो, है ना, जिसमें जो है जो एक्सपेंडिचर है जो इन्फोर्स करे एक्सपेंडिचर कंट्रोल को, है ना, यहाँ पे क्या करे, देखिए सॉरी री इन्फोर्स करे एक्सपेंडिचर कंट्रोल को, कैसे, सैंक्शन करके, या आपका कोई फालतू खर्चा ना हो, करप्शन ना हो तो उस पर रोक लगा के। ठीक है, मैकेनिज्म जो कि रिव्यू करे या फिर ऐसे एक्ट जो कि ऑडिट के हों, है ना, ताकि यहाँ पे ऑडिटिंग वगैरह होगी तो ये प्रॉब्लम भी निकलती रहेगी क्या है क्या नहीं है ना। तो जो अकाउंटेबिलिटी है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को लेके, इसमें आपका ये है कि भैया रिसोर्स वगैरह कायदे से, जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है उनमें कायदे से एलोकेट करे जाएं, मजबूत बना जाए गवर्नमेंट को, वो कायदे से देखे, है ना, हर चीज को प्रॉपर तरीके से। तो ये हमने दोनों चीजों को क्लियर कर लिया। अब हम एग्जिट वॉइस लॉयल्टी थ्योरी की बात करते हैं। तो इस थ्योरी में क्या हुआ था कि एल्बर्ट, याद रखिएगा एल्बर्ट ओ हिर्शमैन, ना वो आप बुक में देख लेंगे नाम, एल्बर्ट ओ हिर्शमैन ने ये थ्योरी को दिया था। इसके हिसाब से क्या है, जो मेंबर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, चाहे वो बिजनेस हो, है ना, या नेशन हो, या कोई भी दूसरा जो ह्यूमन की ग्रुपिंग होती है एक साथ मिलके जो काम करता है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे उनके साथ दो पॉसिबल रिस्पॉन्स होते हैं। ठीक है, दो पॉसिबल रिस्पॉन्स होते हैं जब ये आपका ऑर्गेनाइजेशन में जानते या आप जो है रिस्पॉन्स होते हैं, व्हेन दे परसीव दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज डिमॉन्स्ट्रेटिंग अ डिक्रीज इन क्वालिटी और बेनिफिट टू द मेंबर। समझिए यहाँ पे क्या है, इस थ्योरी में क्या था कि इस थ्योरी के हिसाब से जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर होते हैं, चाहे वो जैसे भी हो, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या एक नेशन हो या कोई भी फॉर्म ऑफ ह्यूमन ग्रुपिंग हो, ये इनके पास दो रिस्पॉन्स हैं, ऐसे मेंबर्स के पास दो रिस्पॉन्स हैं। अगर ये बात फील करते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जो है एक उसकी क्वालिटी में या जो मेंबर को बेनिफिट दे रहा है उसमें कमी है। ठीक है, तो ये क्या कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकल गए, या फिर ये अपनी आवाज उठा सकते हैं कि भैया रिलेशनशिप जो है कम्युनिकेशन से आप सही कर सकते हो, दुख दर्द दूर करो मेरे, है ना। तो यही वाली बात है, जैसे कि आपका सिटीजन है भारत के या किसी भी कंट्री के, वो अगर कोई भी पॉलिटिकल रिप्रेशन है, पॉलिटिकल जो है ये जो है नेता वेता दबा रहे हैं, तो इनके पास दो चीजें हैं, या तो भैया कंट्री से बाहर निकल जाओ, ये कंट्री सही नहीं है, और या तो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करो। ठीक है, तो ये वाला चीज है यहाँ पे, या तो तुम वॉइस उठाओ या तो तुम एग्जिट कर दो, तो ये वाला है।
तो जब वो दोनों ही एग्जिट और वॉइस है ना, इसको ऑर्गेनाइजेशन को डिक्लाइन करने के लिए जो है यूज कर सकते हैं, है ना। वाइल आप एग्जिट को भी यूज कर सकते हो, या निकल जाओगे तब भी ऑर्गेनाइजेशन डिक्लाइन हो जाएगा, या आवाज उठाओगे तो भी जो भी जो है मेजर्स जो भी लिए जाएंगे वहां पे जो है उसके जो कि ऑर्गेनाइजेशन आपके ऊपर दिक्कत दे रहा है उससे तुम कम कर सकते हो। तो वॉइस ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होती है ना। वॉइस इज बाय नेचर मोर इन्फॉर्मेटिव इन दैट इट ऑल्सो प्रोवाइड रीजंस फॉर द डिक्लाइन। आवाज उठाओगे तो जो डिक्लाइन है उसका रीजन भी समझ में आएगा। फिर समझिएगा, दोनों ही एग्जिट और वॉइस आप यूज तो कर सकते हो एक मेजर के तौर पे, है ना। मेजर अ डिक्लाइन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आप उसको मेजर करने के लिए कि कितना ऑर्गेनाइजेशन जो है अब डिक्लाइन हो रहा है अपनी सर्विसेज में, आप दोनों ही मेजर कर सकते हो, ठीक है, दोनों ही चीजें से। लेकिन जो वॉइस है ना, आवाज उठाने वाला सीन है, ये इन्फॉर्मेटिव ज्यादा है। क्यों? क्योंकि आपने चुपचाप एग्जिट कर लिया, तो आपको भाई रीजन कहाँ पता चला, है ना। लेकिन जो वॉइस है इससे आप जो है रीजन दे सकते हो कि क्या डिक्लाइन हो रहा है। एग्जिट में आप जानते हो सिर्फ और वार्निंग साइन है कि भैया देखो हम निकल गए, भैया एम्प्लॉय छोड़ रहा है, इसका मतलब है कि जो है वो दिक्कत है, समझ रहे हैं। तो यूनिक हो सकते हैं दोनों एक साथ, कभी कभी है ना, ज्यादा अपॉर्चुनिटी फीडबैक क्रिटिसिज्म सब दे सकते हैं। एग्जिट जो है वो रिड्यूस हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। और जनरल प्रिंसिपल इसलिए जो है वो ज्यादा है ना, एवेबिलिटी ऑफ एग्जिट का, और वॉइस का थोड़ा कम यूज करा जाता है। हालांकि जो यहाँ पे जो लॉयल्टी है ये अफेक्ट कर सकती है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को, है ना। समझ रहे हैं यहाँ पे लॉयल्टी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के प्रति लॉयल्टी। हम भाई हमारे लिए ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा करेगा तो हम क्या करेंगे, हम उसके लिए बहुत अच्छा काम देंगे, उसकी बुराई नहीं करेंगे, है ना, उसको और प्रमोट करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए काम नहीं करेगा तो हम उसके खिलाफ धोखाधड़ी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला मामला है। तो अब हम यहाँ बात करेंगे गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी के बारे में। तो देखिए, गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी का सीधा मतलब होता है कि जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं जिन्हें आपने इलेक्ट करा है या आपने इलेक्ट नहीं करा है ना, इलेक्टेड हैं या अनइलेक्टेड हैं, इनके पास एक ऑब्लिगेशन है कि ये अपने डिसीजन को एक्सप्लेन करेंगे, समझे। यहाँ पे इनके ऊपर एक हक है कि भैया देखो तुमने जो भी करा है पब्लिक के लिए, सिटीजन्स के लिए, उसके लिए आप एक्सप्लेनेशन दोगे जो डिसीजन आपने लिया है। तो गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी आप कई सारे मैकेनिज्म को यूज करके देख सकते हो, जैसे कि पॉलिटिकल हो गया, लीगल हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, है ना। ये सारे मैकेनिज्म बनाए बनाए गए हैं ताकि हम करप्शन को दूर कर सकें और ये बात एकदम इंश्योर कर सकें कि जो पब्लिक ऑफिशियल हैं वो आंसरेबल होते हैं, है ना, लोगों को, जो भी लोगों को वो सर्व करते हैं। बात समझ में आई। अब गवर्नमेंट और गवर्नेंस की बात करते हैं। तो गवर्नेंस आप जानते हैं क्या होता है। तो यहाँ देखिए जो गवर्नमेंट है ना, उससे बहुत बड़ा वाइडर मीनिंग होता है गवर्नेंस का। गवर्नमेंट तो आप समझ गए एक मशीनरी है जिसमें सब नेता वेता हैं और आपका अरेंजमेंट है प्रॉपर, पावर वावर है, और ये क्या कर रहा है कि जो है वो इंटरेस्ट जो है पॉलिटिकल कम्युनिटी के जो इंटरेस्ट है उसको सर्व कर रहा है प्रॉपर। वही जगह अगर गवर्नेंस की बात करूं तो ये एक, समझ लीजिए वो सारे रिजल्ट है जो भी आपने अथॉरिटेटिव डिसीजन लिए हैं सोसाइटी के बेनिफिट्स के लिए, किस तरीके का गवर्नेंस है सोसाइटी में। तो गवर्नमेंट जो है ये है कि लोग जो रूल कर रहे हैं अपनी मशीनरी के थ्रू, वाइल गवर्नेंस क्या है कि जो आप लोगों को सर्व कर रहे हो लोगों को, पीपल को सर्व कर रहे हो, वो है। तो गवर्नेंस समझे आप, गवर्नेंस ऐसा सिस्टम है जिसमें एक ढंग की एक अथॉरिटी जो है, स्टेट की जो अथॉरिटी है, ये आपका जो है वो प्रॉपर जो सर्व करती है लीड, है ना, और इलेक्टेड लीडर्स के माध्यम से जो सर्विंग है वो यहाँ पे होगा, गवर्नेंस में आएगा। और इसमें क्या हो कि एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है लोगों का भी इस प्रोसेस में, बहुत ही ट्रांसपेरेंट होता है और अकाउंटेबल मैनर में होता है। क्लियर हो गई बात। अब बात करेंगे फिलोसफिकल फाउंडेशन की गुड गवर्नेंस के। गुड गवर्नेंस का फिलोसफिकल फाउंडेशन क्या है, तो देखिए जो टर्म है ना अच्छी गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, ठीक है, ये आपको वह रिसेंटली आप समझो ये ऐसी कंडीशन है कि मतलब आप देखेंगे आप डेवलपिंग कंट्रीज में ये चीज़ देखने को मिलेगी, है ना, बट एक्चुअली आप अगर इसको देखो तो ये बहुत पुरानी है, ग्रीक पीरियड के टाइम की है ना। अगर हम यहाँ पे एरिस्टोटल के टाइम की बात करें तो उन्होंने फंडामेंटल स्टेटमेंट में है कि स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस फॉर द सेक ऑफ मेयर लाइफ बट कॉन्टिन्यूड फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ, है ना। तो यहाँ पे अगर हम ये देखें कि क्या चीज़ है गुड लाइफ, क्या है ना, एक अच्छी जिंदगी क्या होती है, तो हम ये समझेंगे कि भैया देखिए एक उसमें एक अच्छी गवर्नेंस है, अगर हमारे ऊपर रूल बढ़िया हो रहा है ना, हम सरकार हमारे को हमारे आंसर देने को रेडी है, हमारे लिए अच्छा कर रही है, तो हमारी अच्छी जिंदगी बीतेगी,
है ना? तो गुड लाइफ कब शुरू होती है? जब हमारे को लाइफ का प्रोटेक्शन हो, हमको आज़ादी मिले, है ना? हमको प्रॉपर प्रॉपर्टी मिले, खाना-पाना सब सही से मिले। समझ रहे हैं ना? तो ये सारी बातें। तो ये सारी की सारी बातें आती हैं आपका गुड लाइफ में। तो थॉमस हॉब्स वगैरह, जॉन लॉक वगैरह, जीन जैकिस वगैरह, ये सब है, इन्होंने इंडिकेट करा भी है अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरीज में इसको, है ना, ये सारी बातों को। तो अगर हम जॉन लॉक, है ना, बुक में दिया हुआ है, देख लीजिएगा, ऐसे हम समझा देते हैं आपको कि उनके वर्ड्स में बताएं, अगर हम जॉन लॉक के वर्ड्स में आपको समझाएं तो गवर्नमेंट जो है वो गवर्न करे तब तक के लिए ये प्रोटेक्ट कर सकती है लोगों को, पीपल का इंटरेस्ट या पीपल को प्रोटेक्ट कर सकती है, या लोगों का विश्वास है उनमें। समझ रहे हो? तो मतलब ये कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी आ रहा है यहाँ पे, है ना? अपनी मर्जी से लोग लोग चाहते हैं कि आप हम पे रूल करो, है ना? तो ऐसा है, इनके पास, स्टेट के पास पावर होती है डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, लेकिन यहाँ पे सिटीजन्स को लिबर्टी दीजिए ताकि वो प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन करे। तो ये सारी बातें यहाँ पे जरूरी होती हैं। फिर हम बात करेंगे गुड गवर्नेंस के बारे में। तो यहाँ पे कोई भी एक डेफिनेशन नहीं है। गुड गवर्नेंस सिर्फ एक सिंगल डेफिनेशन में आप नहीं कह सकते हो, है ना? बल्कि आप कह सकते हो कि इसमें ऐसा कुछ हो, ऐसा आप जो कमांड कर रहे हैं, जो भी आप रूल कर रहे हैं, वो सबको एक्सेप्ट हो, सब लोग उसको चीज को पसंद करें, है ना? कि मतलब क्या है क्या नहीं, उस पे नहीं। अच्छी जो गवर्नेंस है, ये कई सारी बार जो है आप कह सकते हो ह्यूमन राइट को पूरी रिस्पेक्ट दो, है ना? लोगों के जितने भी जो है मानवता के अधिकार है उन सबको मिलने चाहिए। रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, पार्टिसिपेशन लोगों का हो प्रॉपर, समझ रहे हैं? मल्टी एक्टर पार्टनरशिप हो, ट्रांसपेरेंट चीजें हो, अकाउंटेबल प्रोसेस हो। तो ये सारी चीजें हो यहाँ पे, इससे यहाँ पे गुड गवर्नेंस आप उससे कह सकते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, टॉलरेंस हो। उसके बाद हम पार्टिसिपेशन की बात करें तो देखिए, पार्टिसिपेशन में क्या है, इन इक्वालिटीज, जो आप भेदभाव होता है, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है कई तरीके से, जैसे कि ये जेंडर का बेसिस हो गया, है ना, रेस हो गई, कास्ट हो गई, क्रीड हो गई, प्लेस ऑफ बर्थ हो गई, इसके बेसिस पे जो है ये जो इनइक्वालिटी होती है ना, ये आपका गुड गवर्नेंस में एड्रेस करी जाती है। कैसे? कई सारे स्टेक होल्डर्स आते हैं गवर्नेंस में, है ना, या डायरेक्टली आते हैं या किसी इंटरमीडिएट इंस्टीट्यूशन के माध्यम से आते हैं, है ना, या इन्फॉर्म्ड या ऑर्गेनाइज्ड जो पार्टिसिपेशन होता है, इस पे यहाँ पे एम्फेसाइज करा जाता है। इसका मतलब यहाँ पे आज़ादी है एसोसिएशन को फॉर्म करने की, एक्सप्रेशन देने की, उनके जो दुख दर्द है उनको जो है वो उनको उनके जो कंसर्न्स हैं उनको यहाँ पे रेज करने की। तो ये सारी बातें पार्टिसिपेशन में आ गई। उसके बाद हमने बात करी एथिकल गवर्नेंस की। तो ये क्या है? ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि आपका गुड गवर्नेंस से रिलेटेड है। ठीक है? मतलब इसमें ये आता है कि पब्लिक ऑफिशियल जो हैं वो आपका दूसरों को सर्व कर रहे हैं, है ना, बाय सेटिंग हाई स्टैंडर्ड। एक स्टैंडर्ड है मॉरल कंडक्ट का, कि मतलब देखो, आपकी जॉब में जो भी आप काम कर रहे हो वो अच्छे से अच्छा काम करोगे, सही काम करोगे, ठीक है, लोगों के लिए जो अच्छा होगा उस काम को करोगे। ठीक है? तो ये सारी बातें आती हैं। अगर हम पैरामीटर्स बताएं क्या होते हैं गुड गवर्नेंस के, तो देखो, वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी तो मैंने समझा दिया, वॉइस भी मैंने समझा दिया क्या होता है। आवाज उठा सकते हैं लोग। ठीक है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या वायलेंस ना हो, ठीक है, यहाँ दंगा फसाद ना हो। गवर्नमेंट की इफेक्टिवनेस हो, प्रॉपर रीजन हो, है ना, रीजनेबलनेस हो, है ना, रेगुलेटरी बर्डन की, रूल ऑफ लॉ हो, एब्सेंस हो ग्राफ्ट का। तो देखिए, इन सब में रूल ऑफ लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और एथिकल गवर्नेंस के लिए रूल ऑफ लॉ से आप मेजर कर सकते हो क्राइम प्रॉपरली जो हुआ है वो पनिश हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल हुए कि नहीं हुए, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है ना, और ब्लैक मार्केट है कितनी, कालाबाजारी कितनी चल रही है, प्रॉपर्टी के राइट्स कितने इन्फोर्स हुए, टैक्स इवेजन कितना हो रहा है, जुडिशरी कितनी इंडिपेंडेंट है। समझ रहे हो ना? ये सारी बातें हैं। तो और दूसरा बात क्या है, एब्सेंस ऑफ ग्राफ्ट, है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एब्सेंस ऑफ ग्राफ्ट क्या मेजर करता है? ये मेजर करता है जो एब्सेंस है करप्शन का कितना है गवर्नमेंट के बीच में, है ना, कितनी कमी है करप्शन की गवर्नमेंट में, पॉलिटिकल या ब्यूरोक्रेटिक ऑफिशियल्स में, या कितना जो है ब्राइब लिए जा रहे हैं, घूसखोरी कितनी है ना, क्या है, लाइसेंस देने के लिए कितनी ब्राइब ले रहे हैं, है ना, जुडिशरी में कितना करप्शन है, या करप्शन फॉरेन इन्वेस्टर्स में कितना है। तो ये सारी बातें इसमें आती हैं। दो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो गए इसके, एक हो गया रूल ऑफ लॉ, एक हो गया एब्सेंस ऑफ ग्राफ्ट। उसके बाद हम बताएंगे स्ट्रेंथनिंग ऑफ मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज इन गवर्नेंस। ठीक है? कैसे मजबूत बना सकते हो मॉरल या एथिकल वैल्यूज गवर्नेंस में। तो यहाँ पे कई सारे चीजें हैं, है ना, जो आपका हम, जैसे कि मान लीजिए लीडरशिप। ठीक है? वर्किंग एनवायरनमेंट, लीडरशिप तो इंपॉर्टेंट है ही। वर्किंग एनवायरनमेंट, कैसा एनवायरनमेंट है यहाँ हम काम करते हो। कोड ऑफ कंडक्ट कैसा है ना, प्रोफेशनल सोशलिज्म मैकेनिज्म, जैसे कि ट्रेनिंग वगैरह कैसी है।
कंट्रोल, रिस्क रिव्यू, ये सारी बातें हैं यहाँ पे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में एक कुछ 12 रिकमेंडेशन या प्रिंसिपल प्रिपेयर करे गए थे कुछ ओसीईडी जो कंट्रीज हैं उनके, ओईसीडी कंट्रीज जो हैं उनके द्वारा। ऑब्जेक्टिव रिकमेंडेशन का यह था कि भाई कंट्रीज को यहाँ पे हेल्प करना कि किस तरह से आप इंस्टीट्यूशंस को जो है इवैल्यूएट करिए, सिस्टम को, मैकेनिज्म को देखिए, है ना। तो कुछ ऐसे हैं एथिकल स्टैंडर्ड। पहला अगर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, तो एथिकल स्टैंडर्ड फॉर पब्लिक सर्विस शुड बी डियर, बढ़िया हो, जो एथिकल स्टैंडर्ड हो पब्लिक सर्विस के लिए ये बहुत ही अच्छे हों। एथिकल स्टैंडर्ड जो हो वो एक में लीगल फ्रेमवर्क भी हो, है ना, एक लॉ से बाइंड हो। यहाँ पे एथिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट को अवेलेबल हो, ठीक है। पब्लिक सर्वेंट्स, है ना, इनको जाने कि इनके हक क्या हैं, ऑब्लिगेशन क्या है, जब ये कुछ गलत कर रहे हो तो इनको पता हो, ठीक है। पॉलिटिकल कमिटमेंट एथिक्स को, है ना, ये यहाँ पे एथिकल कंडक्ट यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट में ये इन्फोर्स करे। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस यहाँ पे एकदम साफ सुथरा, ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है। स्क्रूटनी हो यहाँ पे क्लियर गाइडलाइन दी जाए इंटरेक्शन की पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स के बीच में। मैनेजर्स यहाँ पे सही से डिमॉन्स्ट्रेट करें, प्रमोट करें एथिकल कंडक्ट। मैनेजमेंट पॉलिसीज जो प्रोसीजर या प्रैक्टिस हैं ये एथिकल कंडक्ट को प्रमोट करें। पब्लिक सर्विस कंडीशन हो गई या मैनेजमेंट हो गया ह्यूमन रिसोर्स का, ये प्रमोट करे एथिकल कंडक्ट को, है ना। यही सारी बातें हैं कि एक अकाउंटेबिलिटी प्रॉपर होनी चाहिए, इसका मैकेनिज्म प्रॉपर हो, आप प्रोसीजर प्रॉपर हो, सैंक्शन प्रॉपर हो, है ना, ये डील हो, है ना, अप्रोप्रिएट प्रोसीजर हो, सैंक्शंस हो, है ना। ये अगर मिसकंडक्ट है तो इससे डील करने के लिए सारी प्रॉपर चीज़ें अवेलेबल हों। उसके बाद हम बात करेंगे रिस्क रिव्यू के बारे में। तो रिस्क रिव्यू क्या है? रिस्क रिव्यू जो है वो बढ़ सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में। कैसे? आप जब बार बार रिव्यू करोगे, जो भी रिस्क वाले एरियाज हैं उनको देखते रहो, है ना, और वहाँ पे वैल्यू या एथिक्स रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी लेकर आओ, या प्रॉपर वैल्यूज हो या रिस्क को मैनेज करने के लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी वहाँ लेकर आओ। कई सारे एलिमेंट्स पब्लिक सर्विस के जो होते हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं वैल्यू कन्फ्लिक्ट को लेके दूसरों से, है ना, कि मतलब दो वैल्यूज में कन्फ्लिक्ट आ सकता है, तो बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे होते हैं। तो जो हमारी ओईसीडी थी कंट्रीज थी, उन्होंने आइडेंटिफाई करा कि जो टैक्स है, कस्टम है और जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन है, एज वेल एज जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफेस है, ये काफ़ी ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इन सारे एरिया को अगर देख रहे हो तो बहुत जो रिस्क है वैल्यू का या एथिकल कन्फ्लिक्ट का, या आप कह सकते हो डेवलपिंग स्पेशलिस्ट कोड ऑफ कंडक्ट, है ना, का फॉर द स्टाफ वर्किंग इन द एरियाज आर नेसेसरी। मतलब समझो जो भी इस एरिया में स्टाफ काम कर रहा है उसके लिए हमारे लिए क्या ज़रूरी है कि यहाँ पे उसका प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट हो, है ना, प्रॉपर स्पेशल जो है वो रिस्क जो है जो भी है इसके लिए स्ट्रैटेजी प्रॉपर हो। तब ये सब होगा तो वर्किंग एनवायरनमेंट में काफ़ी आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, है ना। एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट मतलब कि एक अच्छा काम और सब कुछ करप्शन फ्री। उसके बाद हम बात करेंगे, अच्छा ठीक है, एक एक टॉपिक और इसी के अंदर ही है, रिस्क रिव्यू के अंदर समझ लेते हैं। तो देखिए, कंट्रोल एज अ मींस टू स्ट्रेंथन द वैल्यूज एंड एथिक्स इन गवर्नेंस, ठीक है। कैसे कंट्रोल कर सकते हो आप? कंट्रोल जो है एक ऐसी चीज़ है जिससे आप मजबूत बना सकते हो वैल्यूज को और एथिक्स को गवर्नेंस में। तो देखिए, एक आपने बहुत बढ़िया कहावत सुनी होगी बचपन से, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो यहाँ पे एक है हेंड्समैन, है ना, आप बुक में देखिएगा, हेंड्समैन जो है इन्होंने ध्यान कि एक अच्छा कंट्रोल अगर आप करते हो, है ना, तो इससे बहुत अच्छा आप वैल्यू को और एथिक्स परफॉर्मेंस अच्छी कर सकते हो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में। देखो, प्रॉपर कंट्रोल अगर है जगहों पे तो ऑब्वियस बात है एथिक्स और पब्लिक परफॉर्मेंस बढ़िया बढ़ेगी। जैसे कि कंट्रोल कैसा? क्लियर पॉलिसीज हो, पॉलिसीज प्रॉपर हो, है ना, प्रोसीजर और कंट्रोल प्रॉपर हो, है ना, ड्यूटीज का सेपरेशन हो अलग अलग जगह पे, मॉनिटरिंग प्रॉपर हो, ऑडिट प्रॉपर हो, रिपोर्ट करें प्रॉपर, है ना। मैकेनिज्म जो है रिपोर्ट का, कुछ गलत आप करते हो तो भैया प्रॉपर रिपोर्टिंग हो, उसके खिलाफ तुरंत जो है वो एक्शन लिया जाए, है ना। ट्रांसपेरेंट एक्शन हो, है ना, ऐसा नहीं अगर कुछ गलत हुआ है तो प्रॉपर एकदम सफाई से यहाँ ट्रांसपेरेंट एकदम एक्शन उसके खिलाफ लिया जाए। फिर नेक्स्ट बात करते हैं सिविक सोसाइटी इंगेजमेंट के बारे में। तो जो सिटीजन्स हैं वो इफेक्टिवली उनकी जो आवाज़ है वो अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, जिससे क्या होगा कि चीज़ें जो भी हैं, अगर कोई करप्शन हो रहा है सिटीजन्स के ऊपर तो इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं वो, है ना। इसमें सोसाइटी का काफ़ी इंगेजमेंट भी होता है ना। और जो है मीडिया जो है सिटीजन्स को काफ़ी पढ़ाती है कि भैया क्या करप्शन है क्या नहीं है, मीडिया से काफ़ी अवेयरनेस फैलती है ना, और इसी से वो आवाज़ उठा भी सकते हैं।
तो एक नया डायमेंशन है कॉन्सेप्ट का अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट अकाउंटेबल है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो है यहाँ पे अगर कुछ गलत हो रहा है तो गवर्नमेंट उसके खिलाफ चीज़ बोलेगी, है ना? और बहुत सारे और ऐसे प्राइवेट सेक्टर जो सिविल सोसाइटी है इसमें आपका फॉर्मल भी आता है और इनफॉर्मल भी एंटिटीज भी आते हैं, जैसे कि आपका प्राइवेट सेक्टर हो गया, मीडिया हो गया, एनजीओज हो गए, है ना? तो हमारे भारत में बहुत सारे केसेस पड़े हैं सिविल सोसाइटी इंगेजमेंट के, बल्कि जो सिविल सोसाइटी के इनिशिएटिव होते हैं गवर्नेंस को इम्प्रूव करने में। और हमारे भारत में आप देखते हैं काफ़ी 1990s से काफ़ी चीज़ें एफर्ट लिए जा रहे हैं कि भैया देखो हम कैसे जो है वो ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस ला सकते हैं, है ना? अलग अलग तरीके की एक्सपीरियंस से हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। सक्सेसफुल सिविल सोसाइटी इंगेजमेंट अगर हम बात करें तो जैसे कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बाय कॉमन कॉज दिल्ली एंड कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर अहमदाबाद, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ऑफ अहमदाबाद। तो ये क्या है? ये कुछ सक्सेसफुल सिविल सोसाइटी इंगेजमेंट्स हैं। एक एक है जैसे कि रिपोर्ट कार्ड सर्वे हुआ था पब्लिक अफेयर सेंटर बैंगलोर में। एक कैंपेन हुआ था इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेके, सिटीजन चार्टर्स को लेके, लोक सत्ता हैदराबाद में। तो ये सब आते हैं आपके सिविल सोसाइटी इंगेजमेंट्स में। ठीक है, तो मतलब नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट जो है वो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करती है ताकि डेवलप और इम्प्लीमेंट करे चीज़ों को, एक्शन प्लान को, है ना? अ, तो चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं इंटीग्रिटी पैक्ट के बारे में। तो देखिए इंटीग्रिटी पैक्ट क्या है? ये एक ऐसा मैकेनिज्म है, ऐसा तरीका है जिससे जो है वो हम ट्रांसपेरेंसी बढ़ा सकते हैं, है ना? और कॉन्फिडेंस ला सकते हैं पब्लिक कॉन्ट्रैक्टिंग में। ठीक है, ये टर्म है, इसमें आपका अग्रीमेंट आता है पब्लिक एजेंसी के, अग्रीमेंट होता है बिटवीन द पब्लिक एजेंसी इन्वॉल्व्ड इन procuring goods and services and the bidder for a public contract to the effect that the bidders have not paid and shall not pay any illegal gratification to secure the contract in question। मतलब सीधी बात ये है, इसमें क्या होता है, ऐसा अग्रीमेंट होता है पब्लिक एजेंसी के बीच में और जो सामने वाला बंदा है जो कि गुड्स या सर्विसेज लेना चाह रहा है और बिड लगा रहा है, ठीक है, उसकी बिडिंग कर रहा है, तो उसके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो बिडिंग कर रहा है, जो बोली लगा रहा है ना? और जो बंदा दे रहा है सामान, ठीक है? तो ऐसा ना हो, यहाँ पे चीज़ देखी जाएगी, ऐसा ना हो कि ये जो बिडर है, जो बोली लगा रहा है, ठीक है? ये कोई इल्लीगल पेमेंट करे, है ना? या कुछ इल्लीगली जो है वो अ, चीज़ों को, कॉन्ट्रैक्ट को लेने के लिए, मतलब कोई किसी मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए बिडिंग चल रही है, ठीक है? बोली लग रही है। तो यहाँ पे ये चीज़ एग्रीमेंट एक ये बाइंड करेगा कि भैया देखो ये ऐसा कोई इल्लीगल काम से ये कॉन्ट्रैक्ट इसको नहीं मिले, ठीक है? तो यहाँ पे आप समझे बात क्या है? तो इसके लिए जो पब्लिक एजेंसी है ये ये क्या करती है, ये जो बिड्स कर रही है, जो बोली लगवा रही है, ये बात इंश्योर करे कि यहाँ पे एक फेयर प्ले होगा, है ना? जितनी बोली होगी बहुत ही क्लियरली चीज़ होगी और ऐसे जुआ जक्कड़ करके मतलब नहीं होता है कि मतलब घपला वपला यहाँ पे नहीं करना है। उसके बाद प्रोएक्टिव या प्रिवेंटिव विजिलेंस क्या होता है? तो ये जो प्रिवेंटिव विजिलेंस होता है इसमें आपका क्या होता है, लोग जो स्कोप होता है करप्शन का लॉन्ग रन में, ये यहाँ पे कम कर देते हैं। मेन यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे देखते हैं कि जो करप्ट एलिमेंट्स हैं, है ना, जो भी सस्पेक्टेड हैं, है ना, कि ये करप्ट एलिमेंट्स हैं, इन पे शक है, ठीक है, तो उसके बाद इसमें क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं उसको, उसके बाद है ना एक इसमें मैकेनिज्म लेकर आते हैं जिनके ऊपर वीड आउट करता है, इंश्योर करते हैं कि सेंसिटिव पोजीशन पे ये, मतलब ये ऐसा ना हो कि ये जो है बहुत ही दिक्कत में चीज़ों को लाए। ये कुछ इसके लिए चलते कुछ मेन टूल्स को जो है इन्वॉल्व करा जाए कि लिस्ट ऑफ ऑफिसर्स ऑफ डाउटफुल इंटीग्रिटी, है ना? इसमें क्या होता है, कई सारे ऑफिसर्स होते हैं जिसमें आपको लगता है कि जो है ये करप्शन है, कर सकते हैं, ठीक है? इनमें नाम वगैरह होता है उन सारे ऑफिशियल्स का जिनके अगेंस्ट जो है डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया होता है। तो यहाँ पे हम इससे भाई पहले से होगा इस मैनर पनिशमेंट वगैरह या इनके खिलाफ चल रही है, तो ऐसे ऑफिसर्स को हम पकड़ लेंगे, देख लेंगे, तो मतलब हम प्रिवेंट कर सकते हैं, इनको किसी हाई ऑफिशियल चीज़ों में नहीं इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है? ये दूसरा इसमें ये है कि सस्पेक्टेड ऑफिशियल्स हैं, है ना, जिनका नाम आया हुआ है कि इनके ऊपर बहुत बड़ा शक है कि ये करप्शन कर सकते हैं, तो इनको यहाँ पे हम ध्यान में रखेंगे कि भैया इनको कहीं इनके ऊपर नज़र एक रखेंगे। तीसरी बात इसमें कुछ बहुत सारा क्या कह सकते हो आप, अनडिज़ायरेबल मिडलमैन, जिसमें आपका नाम है मिडलमैन का, है ना, आपका जो है वो वगैरह का, जो कि आपका ऑर्गेनाइजेशन से डील कर रहे हैं। फिर एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न जिसमें आपका है कि सस्पेक्टेड करप्ट एलिमेंट्स वगैरह, प्रैक्टिसेस वगैरह जो भी जानी गई हैं। उसके बाद विजिलेंस क्लियरेंस, ये आपका विजिलेंस कमिश्नर से जो है वो मिलता है ना? ताकि जो है बोर्ड लेवल अपॉइंटमेंट जो कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में होते हैं या पीएसईज में होते हैं, ठीक है? तो इन सब में जो है वो
प्रॉपर विजिलेंस क्लियरेंस मिले कि सही आदमी इस जगह पे अपॉइंट करा जाए। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे इंटरनेशनल एथिक्स के बारे में। तो ये क्या होता है, एक ऐसा एरिया होता है इंटरनेशनल रिलेशंस का, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी का, जिसमें आपका एक्सटेंट और स्कोप होता है एथिकल ऑपरेशन का बिटवीन द स्टेट इन अप्रोच ऑफ ग्लोबलाइजेशन। मतलब एक स्टेट का पूरे ग्लोबलाइजेशन से, समझ रहे हो, इंटरनेशनल इंटरेक्शन की यहाँ बात हो रही है, एक्सचेंज होता है ना हमारे प्लानट अर्थ में। आप जानते हैं कि बहुत सारे जो है वो स्टेट्स हैं, तो रिलेशन जो है वो अलग अलग स्टेट्स के बीच में है, ग्लोबली है यहाँ पे, ताकि हमारा जो अर्थ है उसकी लाइफ है वो बहुत बढ़िया हो, है ना, जो भी जो है हार्म ना हो ये। और तो जो ये एक कंट्री अगर मान लीजिए अवेयर है दैट द हार्म्स दैट वन कंट्री कैन डू टू अनदर एंड द इंटरनेशनल स्पेस एंड रिलेशन, इंटरनेशनल एथिक्स ऑफर इंसाइट इनटू हाउ नेशंस एंड अदर एथिक्स ट्रीट अदर नेशन एंड पीपल। तो मतलब इंटरनेशनल एथिक्स में बेसिकली क्या होता है कि मतलब एक नेशन दूसरे नेशन को कैसे डील कर रहा है, ठीक है, अच्छे से डील करो, प्यार से डील करो, यही चीज़ है एथिक्स है, जो हम पीपल के बीच में देख रहे थे वो हम अब इंटरनेशनली देखेंगे। तो कई सारी यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी आप जानते हैं इसके लेके काम भी बहुत करती है। फिर हम एथिक्स बताएं इंटरनेशनल अफेयर या रिलेशन में, तो इसके लिए हम एथिक्स को एक डिपार्टमेंट मान लेते हैं, जहाँ पढ़ाई वढ़ाई एक स्टडी यहाँ पे इसकी है कि भाई हमारी ह्यूमन ड्यूटी क्या है ना, इसको लेके है। तो एथिक्स आप जानते हो इंटरनेशनल स्फेयर में अगर इसको देखें तो ये स्टडी है ड्यूटीज की पूरे ही कम्युनिटी बाउंड्रीज में, है ना। ये स्टडी है कि किस तरह से मेंबर्स जो है वो बाउंडेड है, मेंबर जो कि बाउंडेड कम्युनिटीज के हैं, मोस्टली जो नॉन नेशन स्टेट्स के होते हैं, ये दूसरे लोगों को, दूसरे स्टेट को या आउटसाइडर्स को कैसे डील करेंगे, समझ रहे हो, अगर अलग भेदभाव नहीं करेंगे, क्या करना है क्या नहीं करेंगे, ये यहाँ पे एथिक्स ये वाली बात बताता है, ठीक है। क्या डिसिप्लिन वगैरह इसमें आएगा आपका इंटरनेशनल अफेयर्स की, ठीक है, कि किस तरीके से आप इश्यूज है, जो भी इशू है उसको सॉल्व कर सकते हो, चीज़ों को सही से ले सकते हो, है ना, जैसे कि आप देखते हो यहाँ पे ब्लैक वाला चलता रहता है ना, तो ये सब चीज़ें गलत हैं। नेक्स्ट बात करेंगे इंटरनेशनल एथिक्स अंडर वेरियस अप्रोचेस। तो देखिए कई सारे अप्रोचेस में इंटरनेशनल एथिक्स जो है वो जो है वो कई सारी अप्रोचेस में अगर उसको लेके बात करें तो इंटरना जो इम्पैक्ट है कई सारी अप्रोचेस का इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर, इंटरनेशनल एथिक्स के ऊपर, ये आप एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसे कि रियलिज्म, अभी पढ़ाते हैं आपको क्या है, रियलिज्म हो गया, आइडियलिज्म हो गया, कंस्ट्रक्टिविज्म हो गया, कॉस्मोपॉलिटनिज्म हो गया, इक्वालिटी ऑफ लाइफ हो गई। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले रियलिज्म को डिस्कस करेंगे अगर हम, तो देखिए इंटरनेशनल जो है रियल रियाम में जो रियलिज्म है इसमें जो है ये एक चीज़ है जो जो है मैटर करती है पावर, जो मतलब रियलिज्म होल्ड दैट द ओनली थिंग दैट रियली मैटर इज पावर। इनके हिसाब से क्या है कि इंटरनेशनल रियाल में एक पावर ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ मतलब मैटर जो करती है वो है पावर, है ना। क्या कंट्री की पावर है, अभी आप यूएसए को देखो तो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, चाइना को बहुत पावर है ना उसके पास में, ठीक है। तो उनके हिसाब से क्या है कि कुछ मैटर नहीं करता, चाहे वो मोरालिटी हो, एथिक हो, लॉ हो, पॉलिटिकल सिस्टम हो, लीगल सिस्टम हो, कल्चरल सिस्टम हो, ठीक है, ये सब इररेलेवेंट है, किसी काम के नहीं है। इकलौती चीज़ क्या मैटर करती है रियलिज्म में, वो है पावर, ठीक है। इसमें क्या है कि मतलब यहाँ पे एनार्की प्रिवेल करती है ना, यहाँ पे कोई रूल नहीं है, यहाँ पे पावर है। तो यहाँ रियलिज्म अप्रोच जो है इंटरनेशनल स्फेयर को लेके, इंटरनेशनल रिलेशन को लेके सिंपली जो है वो मना कर देती है कि भैया कोई एथिक्स वगैरह यहाँ पे नहीं है, इतना तो आप समझ गए होंगे, ठीक है, एथिकली न्यूट्रल जोन होती है ना। अब हम आइडलिज्म को बात करें दूसरे वाले को, तो देखिए ये फोकस डालती है कॉमन इंटरेस्ट पे जो कि नेशंस के होते हैं, है ना, एंड ना कि जो है वो पावर या फिर पावर डिस्टेंस पे या पावर बैलेंस पे नहीं डालती। आइडलिज्म फोकस करता है कॉमन इंटरेस्ट बिटवीन दी नेशंस, ठीक है। क्या मतलब मेन कॉमन इंटरेस्ट क्या है दो नेशंस के बीच में, ठीक है। यहाँ पे इंटरनेशनल स्फेयर बनता है आइडलिस्ट वैल्यूज को लेके जो कि कॉमन हो, कॉमन इंटरेस्ट हो दोनों ही नेशन का जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। यहाँ पे ये आ गया, जैसे कि आप समझो कि आइडलिज्म में क्या होता है कि इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल ऑर्डर या इंटरनेशनल स्फेयर जो है फॉलो रूल्स वगैरह, लॉज वगैरह, इंस्टीट्यूशंस वगैरह फॉलो करते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो आइडलिज्म है दस एथिक्स, मोरालिटी, लॉज, लीगल सिस्टम, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये सारे के सारे सेंट्रल प्लेस पे यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरी बात करेंगे हम कंस्ट्रक्टिविज्म की और एथिकल एथिक सॉरी कंस्ट्रक्टिविज्म एंड इंटरनेशनल एथिक्स के बीच में। तो कंस्ट्रक्टिविज्म फोकस डालता है चीज़ों पे, जैसे कि फॉरेन पॉलिसी हो गई, डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव वगैरह हो गया, ताकि यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन जो है और इंटरनेशनल स्फेयर जो है जहाँ पे कंट्री जो है
वो इन्फ्लुएंस चीज़ों को कर सकती है। इन सारी चीज़ों में क्या है कि जो फ़ोकस है ये किस पे होता है बेसिकली समझिए कंस्ट्रक्टिविज़्म में जो फ़ोकस होता है तो फोकस होता है डोमेस्टिक पॉलिसीज पे, है ना? मतलब जो जो एक स्टेट के अंदर पॉलिसी बन रही है उस पे फोकस होता है और किस तरह से जो है फॉरेन पॉलिसी स्टेट बनाती है अपनी, है ना? किस तरीके से फॉरेन पॉलिसी बना रही है स्टेट, है ना? क्या उसके दिमाग में गोल्स हैं, क्या उसके दिमाग में चल रहा है। बेसिकली कंस्ट्रक्टिविज्म जो है वो अलाउ करता है इन्फ्लुएंस के लिए नेशनल इन्फ्लुएंस करता है इन्फ्लुएंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटीज एंड इट्स कंस्ट्रक्शन ऑन द इंटरनेशनल स्फेयर। ठीक है, इंटरनेशनल अफेयर्स पे क्या आइडेंटिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी बातें आई चीज़ों में। उसके बाद हम बात करें अगर कॉस्मोपॉलिटिज्म एंड इंटरनेशनल एथिक्स देखें यहाँ पे तो देखिए कॉस्मोपॉलिटिज्म जो है ये यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें जो काफ़ी कॉमन है आइडलिज्म के साथ में, जैसे कि आपका सही चीज़ें करो, राइट थिंग टू बी डन, सही चीज़ें करनी चाहिए, है ना? और बिहेव भी उसी तरह से करना चाहिए जैसे बिहेव करना चाहिए, ठीक है ना? बिहेव इन वेज दैट यू थिंक अदर्स वुड बिहेव, ऐसा बिहेव करो ऐसा मतलब ऐसा समझ हम लोग क्या कहते हैं कि भाई देखो ऐसा सामने से व्यवहार करो जैसा तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ हो, है ना? ये फोकस डालता है कि किस तरह से आप ग्लोबल कम्युनिटी से इंटरेक्ट कर सकते हो। हुँ, और यहाँ पे इंटरैक्ट कर सकते हो लोगों से, कंट्रीज़ से, है ना? कई सारे इंटरैक्शन यहाँ पे आ सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं। तो ये पॉलिटिनिज़्म जो है, ये बात कहता है कि कुछ ये आर्ग्यू करता है कुछ मॉरली लॉफुल बिहेवियर के लिए जहाँ पे जो रूल्स हैं और लॉज़ हैं वो एग्ज़िस्ट नहीं करते, है ना? मतलब यहाँ पे रूल और लॉ ना हो, है ना? कोई भी लॉ या रूल ना हो, यहाँ पे क्या है कि ये मॉरल चीज़ें सही हैं, है ना? हमने ये कहा कि भई देखो ये चीज़ हमें लगता है कि सही है, हमें प्यार से बात करनी चाहिए। चाहे लॉ में जितना लिखा हो कि नहीं इस आदमी से प्यार से ना बात करो। लेकिन हम प्यार से बात करें क्योंकि हम चाहते हैं वो प्यार से बात करे या मतलब जैसा हम बिहेवियर चाहते हैं, एक अच्छा बिहेवियर करें, मॉरली जो चीज़ें करेक्ट हो वो करें। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान दी जाती है। फिर इक्वालिटी ऑफ लाइफ और इंटरनेशनल एथिक्स की अगर यहाँ पे बात करें, तो देखिए हर एक लाइफ आप जानते हो इक्वली यहाँ पे मानते हैं कि हैविंग इक्वल मॉरल वेट, है ना? एक मॉरल वेट सबका बराबर है। ऐसा नहीं है कि ये अमीर-गरीब से कुछ ऊपर-नीचे करे जाएगा। तो इस बात पे यकीन रखते हुए है ना ये कुछ बिलीफ पे ध्यान रखते हैं ये ग्लोबल इंटरेस्ट है कि जो मतलब इंटरनेशनल जो एक इंसान ऐसे जो बिलीव होते हैं इट इज़ ग्लोबल इंटरेस्ट दैट काउंट एज मच एज डोमेस्टिक इंटरेस्ट। ठीक है, कोई भी प्रेफरेंस नहीं दी जाती यहाँ पे गवर्नमेंट्स को या फिर किसी को भी, है ना? या एनीबडी एल्स टू द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स ऑफ दैट कंट्री। ठीक है, नो प्रेफरेंस इज गिवन बाय गवर्नमेंट और by anybody else to the welfare of the citizens of that country. There are no differentiating factors recognized by such government that distinguish between welfare of the citizens and those belong to another country. ऐसा नहीं है, है ना? दो कंट्रीज के सिटीजन के बीच में कोई जो है वो यहाँ पे प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी अलग अलग। ठीक है, हर इंसान को इक्वल यहाँ पे माना जाएगा। ठीक है, एवरीवन इज ट्रीटेड एज इक्वल, रिस्पेक्ट हर जगह पे होगी इस जगह पे। ठीक है, समझे बात को। अब एथिकल इश्यूज क्या है इंटरनेशनल अफेयर्स में, इस बारे में हम आइए कुछ बात जानते हैं। तो देखिए एथिकल इश्यूज ये हैं इंटरनेशनल अफेयर्स में कि जो रियलिज्म हो गया, है ना? या आपका जो इंटरनेशनल अफेयर्स में रियलिज्म हो गया, ये क्लेम करता है कि यहाँ पे कोई मोरालिटी नहीं होनी चाहिए। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया रियलिज्म ने क्या कहा था कि पावर सबसे ऊपर आती है, ठीक है? मोरालिटी नहीं होती है। तो स्टेट जो है व्हाट दे मस्ट बिकॉज दे आर लॉक्ड इन बैटल ऑफ सर्वाइवल अगेंस्ट अदर स्टेट। ठीक है, स्टेट अपने आप जो मनाए वो करें क्योंकि उनको दूसरी स्टेट्स के बीच में सर्वाइव करना है। ठीक है, एथिक्स तो समझ लीजिए लग्जरी लीडर्स की हो गई, ये सारी बात ये कहते हैं। तो आगे फर्दर अगर हम ये बात करें तो क्या सही है, ये डेंजरस हो सकता है डिस्ट्रैक्ट करने में लीडर्स को फ्रॉम डूइंग व्हाट इज नेसेसरी। यहाँ पे क्या कह रहे हैं एथिकल इश्यूज यही है ना कि भैया क्या सही है उसके चक्कर में हम जो नेसेसरी जो जरूरत है वो ना पूरी करें। समझ रहे हो? मान लो किसी कंट्री ने दूसरी कंट्री पर अटैक कर दिया और उन्होंने कहा नहीं हमें तो अटैक नहीं करना चाहिए तो गलत होगा और यहाँ पे ज़रूरी है अटैक करना नहीं तो सामने वाली कंट्री जो है मार ही डालेगी। समझ रहे हो बात को? दूसरी तरफ कुछ लिबरल थिंकर्स ये बात सोचते हैं कि जो मॉरल इम्प्लीकेशंस हैं, है ना? तो यहाँ पे इंटरनेशनल रियल्म ऑफ वॉर, पीस, इंटरवेंशन, ह्यूमन राइट्स, ग्लोबलाइजेशन, है ना? और डेवलपमेंट में ये सारे के सारे भई ज़रूरी भी हैं, है ना? क्योंकि हम इनको अपने आप से अलग कर नहीं सकते। हुँ। तो अब देखिए अब मुद्दे पे यहाँ पे आते हैं कि यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कुछ एथिकल इश्यूज को, है ना? जो कि इंटरनेशनल अफेयर्स में काफ़ी ज़्यादा कंसर्न हैं। जैसे कि आपका मैनेजमेंट ऑफ कॉमन गुड। देखिए तो जो ग्लोबल जो कॉमन्स हैं, ग्लोबल कॉमन क्या होता है? कॉमन चीज़ क्या है? ग्लोबल कॉमन क्या है? ग्लोबल कॉमन की बात करें तो वो सारे रिसोर्सेज, है ना? या ऐसे एरियाज
जो कि आपका पॉलिटिकल रीच से बाहर है किसी भी एक नेशन की, ठीक है। इंटरनेशनल लॉ जो कि आइडेंटिफाई करता है कुछ 4 तरह के ग्लोबल कॉमन को, जैसे कि एक हाई सीज, ठीक है, एटमॉस्फेयर उस पे किसी का हक नहीं, अंटार्कटिका किसी का हक नहीं, या आउटर स्पेस जिस पे किसी का हक नहीं। यहाँ पे कुछ एथिकल इश्यूज हैं हर एक ग्लोबल कॉमन के, जो कि हमने कुछ एक्सप्लेन करे हैं। जैसे कि हाई सीज, इसी के अंदर आता है हाई सीज। तो हाई सीज में क्या है कि यहाँ पे एरियाज हैं जो आप कह सकते हो कि भाई ऐसा तो है नहीं कि जो है ये सीज वगैरह जो है वो किसी की हैं, है ना, किसी की किसी नेशन की तो है नहीं। तो इसके लिए क्या है, UNCLOS का ये लाया गया है, यूनाइटेड नेशंस का है। ये राइट वगैरह जो है बताता है, रिस्ट्रिक्ट करता है राइट दूसरे कंट्रीज के, है ना, इन सारे रिसोर्सेज पे। और ये कुछ बेसिक एथिकल क्वेश्चंस भी रेज करता है। उसके बाद बात करेंगे अंटार्कटिका के बारे में। तो देखिए ये सारे दिनों में हम देखते हैं कि अंटार्कटिका जो है वो काफ़ी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन उसमें हो रहा है, क्योंकि ह्यूमन प्रेशर काफ़ी लग रहा है उस पर, है ना, पोल्यूशन वगैरह की वजह से। आप जानते हैं कितना सुनते रहते हैं कि बर्फ़ पिघल रही है, बर्फ़ पिघल रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। क्लाइमेट चेंज की बात करें तो कंट्रीज देखिए उन्होंने डिवाइड कर रखा है इशू, है ना। JCBDR का मतलब कॉमन बट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और फंडिंग अरेंजमेंट का। कुछ आउटर स्पेस की बात करें तो हम जानते हैं सैटेलाइट जो लॉन्च हम लोग करते हैं, है ना, ज़्यादातर कंट्रीज़ के द्वारा आउटर स्पेस में, इसकी वजह से काफ़ी आउटर स्पेस भर रहा है। डेब्रिस देखिए कितना वहाँ फैल रहा है, कूड़ा करकट डिस्ट्रॉय कर रहा है सैटेलाइट को बहुत सारी चीज़ों में। उसके बाद ह्यूमैनिटेरिज्म की, ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशंस की बात करते हैं, है ना। ये तो इनके हो गए, मैनेजमेंट ऑफ कॉमन गुड्स हो गए। ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन की बात करें तो अभी आप देखते हैं अमेरिकन और कुछ यूरोपियन कंट्रीज ने इंटरवेन करा है इंटरनल अफेयर्स में दूसरी कंट्रीज के, है ना, कि भैया जो है किस ग्राउंड पे कि जो पब्लिक की वॉइस है वो, मतलब वॉइस ऑफ पब्लिक इज नॉट बीइंग रिस्पेक्टेड एंड देयर इज वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, है ना। कुछ अमेरिकन, क्या हुआ है कि अमेरिकन और कुछ यूरोपियन कंट्रीज ने दूसरी कंट्रीज में इंटरनेशनल अफेयर्स में दूसरी कंट्रीज में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया कि भैया देखो तुम्हारे यहाँ क्या हो रहा है कि जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं और उन लोगों की आवाज़ सुनी नहीं जा रही है, ठीक है। तो ये मनमर्जी के तो लगते हैं, बट यहाँ पे कुछ ये भी बात है कि भैया देखो ये चीज़ें सही भी हैं, है ना। और कि भैया देखो जो सही है, कंट्री अगर गलत कर रही है तो इंटरफेयर कर ही जाएगा, है ना। ह्यूमन लाइफ को लेकर कोई कंट्री गलत कर रही है तो। फिर उसके बाद डिसआर्मामेंट की बात करें तो देखिए जो डिसआर्मामेंट का कॉज है आयरॉनिकली ये, है ना, बेहद विडंबना है कि जो डिसआर्मामेंट है ये प्रमोट करा जा रहा है उन सारी कंट्रीज़ के द्वारा जिनके पास बहुत सारे न्यूक्लियर आर्मामेंट्स हैं। अब मिसाइल, अब देखिए यूएसए को समझ लो, यूएसए के पास तो बहुत न्यूक्लियर मिसाइल है, तब भी वो क्या कहता है ईरान से कि भैया देखो, है ना, सैंक्शन लगा देता है। तो क्या कहता है कि तुम अपने सारे के सारे जितना भी तुम्हारे पास न्यूक्लियर डिपॉजिट है जो भी है तुम सब डिस्पोज करो। नॉर्थ कोरिया से भी तो यही कहता है ना। तो ये वाली एक बात चल रही है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा आप न्यूज़ में सुन रहे होंगे, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं ये डिप्राइव करती हैं पुअर कंट्रीज़ को नई नई टेक्नोलॉजी पाने से, है ना। इसमें क्या क्यों चाहती हैं कि भैया देखो रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेज जो हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के, कि भैया ये आईपीआर है, हमारे यहाँ ये टेक्नोलॉजी आप नहीं ले सकते, है ना। तो भैया ऑब्वियस सी बात है लाइफ सेविंग मेडिसिन पे भी ये चीज़ फॉलो करेगा, है ना। तो भाई अब तुम नहीं ले सकते हो तो दूसरी कंट्रीज़ में ये अच्छा भी नहीं हो सकता। भाई अगर मान लो यहाँ पे एक दवाई है, भैया ये दवाई हम नहीं बना सकते, क्यों, क्योंकि हमारे उनका आईपीआर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है इनके ऊपर। तो अब ये प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है ना। तो उसके बाद है ट्रेड नेगोशिएशन, या आप कह सकते हो दोहा राउंड। तो दोहा राउंड जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का था ये पेंडिंग है ना। अभी इसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन इन्वॉल्व है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं एथिकली या मॉरली करेक्ट हैं या नहीं हैं जब ये डिमांड करती हैं हायर कंसेशन इंटरनेशनल ट्रेड में। तो या क्या वो सही है या नहीं है। तो ये सारे एथिकल इश्यूज हैं, मेजर एथिकल जो डिलेमा फेस करा जाता है। मतलब डिलेमा मतलब मैंने बताया पुराने लेक्चर्स में, है ना। तो जो फेस करती हैं कंट्री ये क्या है कि भैया क्या चूज़ करें। मतलब डिलेमा मतलब दो चीज़ें हैं, क्या चूज़ करें क्या, है ना। तो क्या चूज़ करें, नेशनल इंटरेस्ट चूज़ करें या एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी चूज़ करें, है ना। इसलिए काफ़ी ज़रूरी है कि भैया एथिकल ग्राउंड जो है इंटरनेशनल एरेना में ये पूरी तरह से एक होलिस्टिक अप्रोच लें, हर चीज़ को ध्यान में रख के लिए जाएं, तभी कुछ काम बन सकता है। आगे बात करेंगे एथिकल इश्यूज एंड इंटरनेशनल फंडिंग कंडीशनली। तो देखिए एथिकल इश्यूज को डिस्कस करने से पहले हम इंटरनेशनल फंडिंग को यहाँ पे जो है काफ़ी ज़रूरी है हम समझ लें। टर्म कंडीशनैलिटी का टर्म पहले सबसे पहले समझ लें हम। तो कंडीशनैलिटी क्या होती है, कंडीशन
कंडीशनैलिटी, ठीक है। कंडीशनैलिटी एक कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल डेवलपमेंट में, पॉलिटिकल इकोनॉमी में और इंटरनेशनल रिलेशन में भी, जो कहता है यूज कंडीशन का, जो कि अटैच है लोन से, डेप्थ से, लोन समझते हैं ना, कर्जा है ना, लोन से, डेप्थ रिलीफ से, या बायलेटरल एड, मतलब दो लोगों में जो एड दी जा रही है, एक कंट्री ने दूसरी कंट्री को दे दी, ठीक है। तो इसमें, या फिर मेंबरशिप आपका जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, टिपिकली इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, ठीक है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की, डोनर कम्युनिटीज की जो दान देती हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल फंडिंग कंडीशनैलिटी जो है ये टिपिकली अगर देखा जाए तो ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से होती है ना, आईएमएफ से होती है, वर्ल्ड बैंक करता है ना, डोनर कंट्री करती है, लोन वगैरह, डेप्थ वगैरह इसमें आ रहा है। दूसरे शब्दों में समझाऊं तो जो कंडीशनैलिटी है ये रिफर करती है पॉलिसी, रिफर टू पॉलिसी चेंजेस विच एन एड डोनर एजेंसी, है ना, मतलब पैसा प्रोवाइड करती है ये, स्टिपुलेट अ गवर्नमेंट मस्ट अंडरटेक इन ऑर्डर टू ऑब्टेन और रिटेन एक्सेस टू द डोनर्स फाइनेंस सपोर्ट। तो ये एक्सचेंज है, पैसे का एक्सचेंज है पॉलिसी एक्शन के माध्यम से, है ना। ये फ्रीक्वेंटली जो है वो कनेक्शन है एडजस्टमेंट प्रोग्राम का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वगैरह जो पैसा होता है। तो कंडीशनैलिटी आपका कुछ अनकॉन्ट्रोवर्शियल रिक्वायरमेंट को भी चीज़ें होती हैं, ताकि यहाँ पे जो है कंट्री है उसकी इफेक्टिवनेस बढ़े, है ना, जैसे कि एंटी करप्शन मेजर्स वगैरह के लिए है, समझ रहे हैं। कोई दूसरे टाइप ऑफ कंडीशनैलिटी जो कि होती हैं, ये है कि भैया जो है स्पेसिफिक वे में यूज़ कर, कि कई सारी कंट्रीज जो है वो एड करती हैं आपका प्रोडक्ट से, है ना, फ्रॉम डोनर्स कंट्रीज। अब इतना मत समझिए, इतना समझा दिया उतना बहुत है, फालतू में बुक बाय लाइन आने का कोई मतलब नहीं है। अब देखो देखो कंडीशनल फंडिंग तो हमने समझ ली, कंडीशनल फंडिंग में क्या प्रॉब्लम्स हैं उस बारे में हम समझते हैं। हम्म, एक सेकेंड, यहीं पे समझते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जैसे कि कंडीशनल फंडिंग में ये आती हैं, हाँ, ओके, ये वाली। तो देखिए यहाँ पहला क्या है कि लोकल सोसाइटल डाइवर्सिटीज और लोकल ओनरशिप, इनको इग्नोर कर देते हैं। लोकल तो बात हो ही नहीं रही यहाँ पे। ये बात आर्ग्यू करी जाती है कि जो एड है, जो पैसा है, जो कंडीशनैलिटी, एड कंडीशनैलिटी है, वो इन्फ्रेंच करती है ऑन कंट्रीज डेमोक्रेसी एंड सोवेनिटी, ठीक है, छीनती है कंट्री की डेमोक्रेसी या सोवेनिटी को। पॉलिसी कंडीशन भी जो है इंटरफेयर करती हैं एक इंडिपेंडेंट या मैच्योर डेमोक्रेसी बनाने से। ये बात आर्ग्यू करी गई है कि जो इकोनॉमिक पॉलिसी डिसीजन होते हैं, जैसे कि भैया या प्राइवेटाइज करें कुछ सर्विसेज को, या लिबराइज करें ट्रेड बैरियर्स को कंट्री के भीतर, या ना करें, डेवलप या डेवलप में, डेवलपिंग या डेवलप कंट्री में, है ना, ये जो है नेशनल गवर्नमेंट बनाएगी, या ऐसे समझिए। ये भी आर्ग्यू हुई है बात कि जो इकोनॉमिक पॉलिसी डिसीजन होते हैं, पैसे की पॉलिसी को लेकर जो डिसीजन है, जैसे कि वेदर टू प्राइवेटाइज एसेंशियल सर्विसेज और लिबराइज ट्रेड बैरियर्स विद इन एनी गिवन कंट्री, मतलब क्या हम प्राइवेटाइज करें एसेंशियल सर्विस को, प्राइवेट को दें, मतलब सोशलिस्ट होता है ना, मैं सोशल वेलफेयर करता है, गवर्नमेंट करती है, तो क्या ये एसेंशियल सर्विस को हम प्राइवेटाइज करें या ना करें, सर्विसेज को, या लिबरलाइज करें, ट्रेड बैरियर को और लिबरल बनाएं और इजी बनाएं, ठीक है, किसी भी कंट्री में, चाहे वो डेवलप हो या डेवलपिंग हो, है ना। ये इंटरनेशनल शुड बी मेड बाय नेशनल गवर्नमेंट, शुड बी मेड बाय नेशनल गवर्नमेंट एंड नॉट इन्फ्लुएंस बाय लेवरेज और इंक्रीज एक्सटर्नल फंडिंग, मतलब कि भैया ये नेशनल गवर्नमेंट करे, ये नहीं कि बाहर से पैसा मंगवा लिया और उससे जो है फिर वो करा हमने तो हमारी आज़ादी में जो है रोक लगेगी, ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है। उसके बाद डेमोक्रेटिक ओनरशिप, है ना, इसमें क्या आता है कि मतलब म्यूचुअली अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, पार्टिसिपेशन हो पॉलिसीज में, प्रोग्राम में, जहाँ पे दोनों डोनर हो या गवर्नमेंट हो वो इक्वल फील करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सब तरीके की, है ना। अब देखिए एथिकल इश्यूज अगर हम देखें फंडिंग में क्लिनिकल ट्रायल्स की अगर वो देखें, तो देखिए जैसे कि हम आपको सिंपल सिंपल बताते हैं। देखो यहाँ पे कुछ एथिकल डिस्प्यूट्स हैं, है ना, जहाँ पे क्लिनिकल रिसर्च में, है ना, जिसको डेवलप कंट्रीज सपोर्ट करती हैं, और ये होते हैं आपके डेवलपिंग कंट्रीज में। तो अगर हम बताएं आपको क्लिनिकल ट्रायल्स डेवलपिंग जो कि हैं, जो डिटेल में समझाएं, तो कुछ एथिकल या सोशल इश्यूज हैं जो कि आपका डेवलप्ड कंट्रीज में जो है, जब एक डेवलप कंट्री स्पॉन्सर करती है क्लिनिकल ट्रायल्स को डेवलपिंग कंट्रीज में। हम्म, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि प्रोटेक्शन रिस्क ऑफ हार्म टू पार्टिसिपेंट्स, है ना, जो सारे पर्सन्स जिनके ऊपर ट्रायल जो है वो हो रहा है ना, तो उनका जो जो प्रोटेक्शन रिस्क है of harm to participants has led to following ethical question.
To which extent should individual in developing countries be invited to take part in research which may be expose them and the population from which they are drawn to a possible risk to harm, yet offer them a little or no direct benefit? तो देखिए बेसिकली यहाँ कहने का मतलब ये है कि जिनके खिलाफ भी ट्रायल चल रहा है ना? तो उसमें ये बात है कि भैया देखो, किस एक्सटेंट तक डेवलपिंग कंट्री जो है इनको यहाँ पे इस रिसर्च में पार्टिसिपेट कराया जाए, ठीक है? तो यहाँ पे ये सारी बातें हैं। और जैसे कुछ जैसे साउथ अफ्रीका वगैरह जो प्लेसेस होती हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा वल्नरेबल गरीब लोग रहते हैं, जिनका जो है पढ़ाई-लिखाई का लिटरेसी रेट लेवल बहुत कम है, ठीक है? इनको यहाँ पे रिक्रूट करा जाता है और जो कल्चर है ये एक्सेप्ट कराया जाता है बिना किसी क्वेश्चन के। समझिए, places such as South Africa where mostly vulnerable poor with low literacy levels are recruited and the culture is to accept authority without question। वहाँ पे कल्चर क्या चलता है, ये भैया जो भी अथॉरिटी कह रही है वो तुम एक्सेप्ट कर लो बिना उससे सवाल जवाब करे, ठीक है? तो ये वाली बात है। फर्टाइल लैंड जो कि है एथिकल मिसकंडक्ट के लिए, ये क्लिनिकल रिसर्च से रिलेटेड है। इंडिया दूसरा एग्जाम्पल है जहाँ पे अभी जो रिसेंट ट्रायल हुए हैं, है ना, 2 वैक्सीन्स की, है ना, वायरस के अगेंस्ट, रिस्पॉन्सिबल हैं सर्विकल कैंसर के लिए, है ना? इसकी वजह से बहुत सारे नेगेटिव जो है चीज़ें आई हैं, है ना? जब डेथ हुई है दैट वर लेटर शोन टू द अनरिलेटेड टू द ट्रायल, है ना? ट्रायल जो हो जाता है ना वो वाला। तो जो आपका एक्सपोज्ड एथिकल इरेगुलरिटीज हैं इंडियन सिस्टम में, तो डिटेल में अगर हम मैंने आपको चीज़ें बताई, तो एथिकल इश्यूज इन फंडिंग फॉर क्लिनिकल ट्रायल, है ना, जो ट्रायल्स होते हैं जो चीज़ों के मेडिसिन को लेके, है ना, जो क्लिनिकल रिसर्च है, जो पार्टिसिपेंट हैं ये रिस्पेक्टेड हैं, है ना, पार्टिसिपेंट ये इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड इन क्लिनिकल रिसर्च दैट पार्टिसिपेंट्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड एंड देयर कंसेंट सॉट टू पार्टिसिपेट इन द ट्रायल। मतलब इनकी मर्जी हो कि वो ये क्लिनिकल ट्रायल में, बेसिकली समझिएगा, जो जानते हैं ना कि ट्रायल करते हैं कि भैया मेडिसिन कैसी रही कैसी नहीं रही, समझ रहे हैं? तो देखें असर करी कि नहीं करी। तो जो भी पार्टिसिपेंट को आप ले रहे हो इसमें इनकी मर्जी हो, ये नहीं कि बेवजह आके जो है आपने किसी को भी ले लिया, है ना? और यहाँ पे लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ कॉन्सेप्ट जो है ये डिफिकल्ट भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते, है ना, कल्चरली अनएक्सेप्टेबल चीज़ें होती हैं, है ना? कंसेंट फ्रीली दी जा रही है ताकि भैया देखो फ्रीली दे बंदा कि हाँ भाई मेरे ऊपर ट्रायल कर लो, ठीक है? क्या होता है जब क्लिनिकल ट्रायल खत्म हो जाता है, तो जो लाइफ है आपकी, क्वालिटी है जो हेल्थ केयर की, है ना, सॉरी, जो क्वालिटी है हेल्थ केयर की अवेलेबल है जो ट्रायल कम्युनिटी को, ये कम हो जाती है एट द एंड ऑफ द ट्रायल, है ना? ऑफन बहुत बड़े लेवल पे जो ट्रायल्स होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज में, ये आपका इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड होते हैं कम्युनिटी की हेल्थ केयर के, है ना, ट्रायल के टाइम पे, ड्यू टू बेटर स्टाफिंग एंड फैसिलिटीज, जो सपोर्ट जिसकी ज़रूरत होती है इम्प्रूवमेंट के लिए, ये कंटिन्यू रही रहता ट्रायल के बाद में। ट्रायल के टाइम तक तो सब सही है, बाद में चीज़ें नहीं अवेलेबल कराई जाती। नेक्स्ट बताएं तो एथिकल इश्यूज इन इंटरनेशनल फंडिंग फॉर प्रमोटिंग ह्यूमन राइट्स। तो देखो इन सारे दिनों में क्या हो रहा है ना कि इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स हैं और जो आपका ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ह्यूमैनिटेरियन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके एनजीओज वगैरह, है ना, आई एनजीओज वगैरह कह सकते हैं, ये बहुत बड़े प्लेयर हैं जो कि वर्ल्ड स्टेज पे काम करते हैं, है ना, इंटरनेशनल एनजीओज। तो ये फंड करते हैं ह्यूमन राइट्स के प्रोजेक्ट्स को जो कि आपका काम कर रहे होते हैं कि भैया देखो ह्यूमन राइट्स के जो लिए लड़ रहे होते हैं, जो उसके फील्ड में वर्क कर रहे होते हैं, और क्रिटिसाइज़ ये भी करते हैं कि जहाँ पे ह्यूमन जो है राइट का वायलेशन होता है उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, है ना? ये सब एक साथ काम करते हैं लोकल एनजीओज़ वगैरह, है ना, के साथ में मिलके। तो ऐसा है यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट एथिकल कंसर्न है इशू ऑफ गवर्नमेंट फंडिंग का इंटरनेशनल एनजीओ आई एनजीओज़ के लिए, क्योंकि कई सारे जो आई एनजीओज़ हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते फंड डेवलप्ड कंट्रीज से, सॉरी एक्सेप्ट करते हैं फंड्स डेवलप कंट्रीज से, ठीक है? ये पैसा कहाँ लेते हैं, डेवलप कंट्रीज से। इनकी जो इंडिपेंडेंस है ना, तो यहाँ पे रुक जाती है क्योंकि भाई देखो जहाँ से पैसा मिलेगा वो उसकी बात करेंगे, तो यहाँ पे ये बात हो जाती है। तो कई सारे लोगों ने आर्ग्यू ये बात में करा है कि कंट्रीज जिनके सही में ह्यूमन राइट्स की जेन्युइन कंसर्न है, उनके खिलाफ ये आवाज उठाते ही नहीं, क्यों? क्योंकि जहाँ से पैसा पाया है उसी की बात सुनेंगे, समझे? नेक्स्ट बात करते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा फिनोमिना है जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंटरेस्ट सर्व करता है सोसाइटी के रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके फॉर द इम्पैक्ट ऑफ देयर एक्टिविटीज ऑन कस्टमर्स, एम्प्लॉयज, शेयर होल्डर्स, कम्युनिटीज एंड द इन्वायरमेंट इन ऑल द ऑपरेशंस। मतलब समझे, ये एक सेल्फ रेगुलेटिंग बिजनेस मॉडल है जो हेल्प करता है कंपनी को कि सोशली अकाउंटेबल हो खुद से, इसके स्टेक होल्डर्स से और पब्लिक से, है ना? तो एक समझ लीजिए ये एक कमिटमेंट है, कॉन्टिन्यूइंग कमिटी है, कॉन्टिन्यूइंग कमिटमेंट है बिजनेस के द्वारा कि वो एथिकली बिहेव करें, है ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करें और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ाएं, है ना,
वर्कफोर्स की, उनकी फैमिलीज़ की, एज़ वेल एज़ लोकल कम्युनिटी की भी बढ़िया लाइफ बनाएँ। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करें तो ये आप डिफाइन कर सकते हो एक ऐसे सिस्टम्स को, है ना? ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो होती है वो सेट ऑफ सिस्टम होता है, प्रोसेस होते हैं, ये प्रिंसिपल होता है, जो ये बात इंश्योर कराता है कि जो कंपनी है जो गवर्न हो रही है वो सही से बेस्ट इंटरेस्ट उसका सारे स्टेक होल्डर्स के लिए उसका बेस्ट इंटरेस्ट है ना? ये मतलब यहाँ पे सही से काम करिए, फेयर तरीके से काम करिए, ट्रांसपेरेंसी है उसमें, अकाउंटेबिलिटी है उसमें, ना नाम ही कहता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस पब्लिक इंटरप्राइजेज में अगर मैं बता दूं तो जो डिबेट है ना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लेके पब्लिक इंटरप्राइजेज में कुछ इस तरह से है कि अभी जो है रीसेंट जो रीजन है, बट मच ऑफ व्हाट गवर्नमेंट्स डू इन डिलीवरिंग पब्लिक सर्विसेज, है ना? क्या मतलब है कि मतलब गवर्नमेंट क्या करती है पब्लिक सर्विसेज को डिलीवर करने में, है ना? तो इसमें आपका बहुत मेजर बिजनेस है, आपका गवर्नमेंट ट्राई करती है कि हम पब्लिक सेक्टर अचीव करें थ्रू पब्लिक सेक्टर, एक कॉम्प्लिकेटेड आपका एरे जो पॉलिटिकल सोशल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स का है वो हम पब्लिक सेक्टर के थ्रू पूरा करें। कॉर्पोरेट गवर्नेंस पब्लिक सेक्टर में, है ना, इसमें जो है ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें कई सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट मोनोपोली, गवर्नमेंट की कितनी आज़ादी है, ओनरशिप कंसंट्रेशन, है ना, रेगुलरिटी कैसी है, रीडिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो एक जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है पब्लिक सेक्टर का और जो रोल है आपका, ये आपका इंडियन इकोनॉमी में जो इसका डोमिनेंट रोल है कॉर्पोरेट गवर्नमेंट्स को बढ़ाने का पब्लिक इंटरप्राइजेस में, इसने कुछ अर्जेंसी का चीज़ें दे रखी हैं, है ना? तो इतना कुछ डिस्कस नहीं है, हमने इतना जितना बात कर ली उतना बहुत है। उसके बाद हम बात करेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के चैलेंजेस क्या हैं पब्लिक सेक्टर में, उसके बाद जानते हैं। तो मोटा मोटा देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे अनक्लियर ओनरशिप ऑब्जेक्टिव है, जैसे कि पब्लिक इंटरप्राइज जो है ये, यहाँ पे बहुत सारे इनके गोल्स ऑब्जेक्टिव होते हैं, जैसे कि प्राइस कंट्रोल करना, है ना, आउटपुट टारगेट, एम्प्लॉयमेंट गोल्स, है ना, इसमें सारी बातें होती हैं। तो सारे जो सारे गोल जो हैं वो कन्फ्लिक्टिंग हो सकते हैं आपस में, काफ़ी डिफिकल्ट हो सकता है मैनेजर के लिए कि इन सारे गोल्स को एक साथ लेके चले। ठीक है, अपनी मनमर्जी पॉलिटिशियन भी चला सकते हैं, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी बढ़ सकता है इसमें। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो यहाँ पे ये वाली बात है ना? चैलेंजेस ये हैं। फिर उसके बाद आप बताएं वीक ओनर्स, एक टॉपिक वीक ओनर्स का भी है, जैसे कि आपका प्राइवेट कंपनी में ओनर्स की काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, आप जानते हैं। अगर यहाँ पे पब्लिक इंटरप्राइज है तो यहाँ पे स्टेट का ओनरशिप में काफ़ी रोल होता है ना? अपने वीक इंस्टीट्यूशन से अगर मान लीजिए कुछ उन्होंने करा तो यहाँ पे मॉनिटर नहीं कर पाएंगी कंपनी की परफॉर्मेंस को। तो अभी देखें तो लिबरलाइजेशन का भी सिनेरियो चल रहा है ना? काफ़ी लिबरल चीज़ें हैं, आज़ाद हैं, तो मार्केट को ओपन करना, शेयर होल्डर्स का काफ़ी एक्टिव पार्टिसिपेशन, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की यहाँ पे ज़रूरत है, जो स्टेक होल्डर डिमांड करते हैं। तो काफ़ी ज़रूरी हो जाता है पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ के लिए कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, है ना? हमने बताया कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होती है। उसके बाद लो लेवल से ट्रांसपेरेंसी प्रॉपर नहीं है, जो कि आप ऐसे ही समझ सकते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बहुत जगह पे अनप्रोफेशनल है ना? तो ये सारी बातें हैं जो हमने यहाँ पे चैलेंजेस के रूप में पढ़ी पब्लिक एंटरप्राइजेस में। तो वही देखो, हमारा चैप्टर नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया, 2 ही पार्ट में हो गया। आपको बहुत-बहुत मुबारक हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करिएगा अपने खुद के चैनल सिर्फ आईएएस को। बाकी एक नई चीज़ है यहाँ पे, इंस्टाग्राम पे मैंने सिर्फ आईएएस के नाम से, अभी पहले तो वर्मा प्रसन्ना था ना, मेरा वाला था, तो कोई बात नहीं, उसको तो रहने दीजिए। यहाँ पे सिर्फ आईएएस के नाम से ऑफिशियल पेज बनाया है, अगर आपको फॉलो करना है तो आप ज़रूर से ज़रूर इस पेज को फॉलो कर लीजिएगा। और बाकी तो सब है ही, आप जानते हैं, वीडियो आपको फेसबुक में मिल ही जाएगी, सिर्फ आईएएस के नाम से पेज है, लाइक करके देख सकते हैं। बाकी ये टेलीग्राम है और ये ट्विटर है। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन। अपना व्यू ज़रूर छोड़िएगा कमेंट बॉक्स में। हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।